आपकी इजाज़त हो तो शुरुआत करूं जी। सो चैप्टर नंबर 10 कैश बुक, फटाफट प्लीज़ फोकस हियर। तो कैश बुक सबसे पहला पॉइंट इज़ वन ऑफ द सब्सिडियरी बुक्स। नाउ व्हाट इज़ द सब्सिडियरी बुक? अकाउंट्स में जब हम ऐसी कोई किताब बनाएं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हों तो उस किताब को हम कहते हैं अकाउंटिंग की भाषा में सब्सिडियरी बुक। नाउ 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स आर देयर। सबसे पहली कैश बुक, जिसमें जितने भी प्योर हार्ड कैश, ऑनलाइन नहीं, ट्रांजैक्शन होते हैं सिर्फ कैश के, वो लिखते हैं। बट अगर वो डबल कॉलम हो तो उसमें हम बैंक के ट्रांजैक्शन भी लिख लेते हैं। बट हम उसमें कैश का आना और कैश का जाना बस ये रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार का उधारी का क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। सेकंड नंबर पे जब हम बुक लिखना स्टार्ट करते हैं तो परचेज बुक, ये हम कैश बुक और सब्सिडियरी बुक का कॉम्बो रिवीजन कर रहे हैं, ये छोटे वाला पॉइंट। परचेज बुक में जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं उधार पे, हम वो लिख लेते हैं। अब हमें कोई गुड्स पसंद नहीं आए तो हम उन्हें रिटर्न भी करते हैं, तो वी कॉल परचेज रिटर्न बुक। ये तीसरी नंबर की हो गई। फिर ख़रीदा क्यों है? क्योंकि उस पर वर्क करके हम गुड्स बना के उसको बेचेंगे, तो सेल्स बुक, ये चौथे नंबर की हो गई। अब जब हम बेचेंगे और हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आएगी तो वो वापस भेजेगा, तो उसकी अलग बुक विच इज़ कॉल्ड सेल्स रिटर्न बुक। तो 5 हो गई, पूरी याद होना चाहिए। व्हाट्स द फर्स्ट वन? कैश बुक। व्हाट्स द सेकंड? परचेज। थर्ड परचेज रिटर्न। फोर्थ सेल्स। फोर्थ सेल्स रिटर्न। एंड उसके बाद नहीं, 5वीं हो गई सेल्स रिटर्न। देन बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट यू मस्ट नो कि बिल्स रिसीवेबल जो हमें मिलते हैं और बिल्स पेएबल जो हम देते हैं, तो 7th और 6th नंबर की ये किताबें हो गई। और जिस ट्रांजैक्शन के लिए कोई जगह ना मिले उसको लिखते हैं हम जाके इन जर्नल प्रॉपर। तो इस प्रकार से 8 सब्सिडियरी किताबें हो गई। सब्सिडियरी किताबों की खासियत ये है कि सब्सिडियरी किताब के बाद एक बार लेजर अकाउंट में भी एंट्री जाती है। सबसे पहले कहाँ रिकॉर्डिंग होती है? इन द सब्सिडियरी बुक। और वहां से फिर कहाँ जाती है? इन द लेजर। और लेजर से कहाँ जाती है? इन द ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल से कहाँ जाता है? फाइनल अकाउंट्स। अब इस पूरे सफ़र में कैश, मैंने तुम्हें इतनी लंबी स्टोरी क्यों सुनाई? ये मैं तुम्हें सब्सिडियरी बुक के चैप्टर में भी पढ़ा सकती थी, बट मैंने तुम्हें ये लंबी स्टोरी क्यों पढ़ाई? क्योंकि कैश बुक एकमात्र ऐसी सब्सिडियरी बुक है जो यहाँ से कूद के लेजर में नहीं जाती। यहीं पर फर्स्ट टाइम भी एंट्री होती है और यहीं पर वो फाइनल एंट्री भी होती है। दैट इज वाई कैश बुक इज कॉल्ड बोथ अ सब्सिडियरी बुक प्लस अ प्रिंसिपल बुक। थ्योरी का मेन क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज हार्ड कोर कॉन्सेप्ट। अगर अपने को ये नहीं पता है तो अपन ने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है। प्लीज पे अटेंशन वंस अगेन। यू विल हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास, बिकॉज नॉर्मली तो तुम सब पढ़ के बैठे ही थे। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो बहुत ही काम की चीज़ है, हम हार्ड कोर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो आपको मुझे फिर से बताना है कि मैंने आपको 8 तरह की कौन सी किताबें बताई। व्हाट इज़ द फर्स्ट सब्सिडियरी बुक? कैश बुक। व्हाट इज़ द सेकंड? परचेज बुक। व्हाट इज़ द थर्ड? परचेज रिटर्न। व्हाट इज़ द फोर्थ? सेल्स। देन सेल्स रिटर्न। देन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर। ओके, इनमें से सब में से ये यहाँ से जितनी किताबें हैं सब में से कंप्लीट फाइनल एंट्री गोज इन द लेजर, बट ओनली वन किताब दैट इज द कैश बुक, ये लेजर में नहीं जाती। यहाँ से डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में उसका बैलेंस जाता है। बाकी सब तो लेजर में से ट्रायल में जाते हैं,
बट कैश बुक अगर मेंटेन करते हैं तो उसका क्लोजिंग बैलेंस सीधे ट्रायल में जाता है। क्या ये बात याद रहेगी तुम्हें? तो फिर से सुन के बताओ मुझे, बाकी सारी सब्सिडियरी बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है? लेजर। वहाँ से कहाँ आता है? ट्रायल बैलेंस। बट कैश बुक एकमात्र ऐसी सब्सिडियरी किताब है जिसका बैलेंस सीधे ट्रायल में जाता है, इसलिए लेजर एक प्रिंसिपल किताब कहलाती है और ये सब प्राइमरी किताबें कहलाती हैं। तो बताओ कैश बुक क्या क्या कहलाई? प्राइमरी प्लस प्रिंसिपल। आई विल रिपीट, जब तक तुम्हारा कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हो जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तुम अकाउंट्स मेरे से पढ़ रहे हो 11th में, किसी से कहोगे कि ये बेसिक बात ही हमें नहीं पता है तो वो तुम्हारे बारे में नहीं मेरे बारे में सोचेगा क्या पढ़ाया क्या। पहले जो तुमने पढ़ा था कैश बुक वो बच्चों वाली थी, डेबिट में लिख दो, क्रेडिट में लिख दो, बैलेंस निकाल लो, हो गया। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। फिर से बताओ कितनी तरह की सब्सिडियरी किताबें होती हैं? 8। उन्हें सब्सिडियरी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें उस पर्टिकुलर टाइप का ही ट्रांजैक्शन होता है एंड नो अदर, और वो ट्रांजैक्शन पहली बार उनमें लिखा जाता है। दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, ऑल ऑफ देम। छोटे व्यापारी ये 8 किताबें बनाने की जगह एक किताब बनाते हैं विच इज कॉल्ड द जर्नल, और बड़े व्यापारी एक की जगह कितनी बनाते हैं? 8। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। छोटा व्यापारी लाइक अ पान वाला और अ सब्जी वाला और अ प्रेस वाला और जूते पॉलिश वाला, वो क्या बनाते हैं? ओनली जर्नल। थोड़ा बड़ा व्यापारी हो वो क्या बनाएगा? सब्सिडियरी बुक्स। ये दोनों ही कहाँ जाते हैं? इन द लेजर। लेजर से कहाँ आते हैं? इन द ट्रायल। ट्रायल से क्या बनता है? फाइनल अकाउंट्स। बट इन 8 में से एक चीज ऐसी है जो सीधे कहाँ घुस जाती है? ट्रायल में, और वो एक चीज क्या है? कैश बुक। तो कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक ऑल्सो एंड इट इज अ प्रिंसिपल बुक ऑल्सो। इज दैट क्लियर? फिर से जब तक तुम्हारे दिमाग में बैठ नहीं जाएगा मैं बोलूंगी, मेरा काम ही है तुम्हारे दिमाग में कुल हैमर करके घुसाना। प्रिंसिपल किताब इज द मुख्य किताब। तो यहाँ स्क्रीन पे जितना बना है उनमें से कितनी प्रिंसिपल किताबें दिख रही हैं आपको? 8 प्रिंसिपल नहीं है, दे आर प्राइमरी बुक्स। एक दिख रही है कौन? लेजर। और एक दिख रही है कौन? कैश बुक। मैं आपको डॉज करती रहूंगी जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा मैं घुसाऊंगी, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत ही सरल है। कैश बुक में है ही क्या, इधर लिख दो उधर लिख दो, बैलेंस निकालो, हो गया। ये है ना जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। फिर से बताइए, इनमें इस पूरी स्क्रीन पे 2 कैटेगरीज की प्राइमरी बुक्स हैं, कौन कौन सी? लेजर इज नॉट प्राइमरी, जर्नल एंड ऑल द सब्सिडियरी बुक्स आर कॉल्ड प्राइमरी बुक। जब तक क्लियर नहीं होगे मैं बोलती जाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे जो लगे। Which in the whole screen are 2 things which are called principal book? Ledger and cash book. Which is the unique book? Which is only a principal book? Good. Which is a unique book? फिर से सुनो, इस पूरी स्क्रीन में से कौन सी चीज की 8 वैरायटी हैं? सब्सिडियरी बुक्स। उन 8 में से कौन सी एक यूनिक है जो 2 रोल अदा करती है, प्राइमरी एंड प्रिंसिपल? वो प्राइमरी क्यों कहलाती है? फर्स्ट टाइम एंट्री होती है। सब्सिडियरी क्यों कहलाती है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, वो है कैश बुक। और वो प्रिंसिपल क्यों कहलाती है? क्योंकि उसके बाद लेजर नहीं बनता, वहां का बैलेंस सीधे कहाँ जाता है? क्या आपको ये बात याद रहेगी? छोटे व्यापारी सब्सिडियरी बुक बनाते हैं सिर्फ जर्नल, और बड़े व्यापारी क्या बनाते हैं? ऑनलाइनर्स ध्यान से सुने, अब यहाँ तक आ गई बात। तो कैश बुक आज का इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, कैश बुक को क्या मैं प्राइमरी एज वेल एज प्रिंसिपल कह सकती हूँ? क्या आप दोनों के रीज़न एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो आप ये ब्रह्मास्त्र शीट में से पढ़ेंगे। ये जो आपको ब्रह्मास्त्र शीट आज दी जाएगी, इट इज शीट नंबर 6। पूरी क्लास ठोक बजा के सुन ले कि इन शीट्स के अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा। आप अगर इनको ढंग से पढ़ लेते हैं, यू विल बी मोर देन 90। प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स अज्यूम कि आप फुल लाओगे।
100 में से आपके 90 क्रॉस हो जाएंगे, और किसी ने पूरा पेपर करा, नीटली करा, विदाउट कैलकुलेशन एरर करा तो 100 भी आ सकते हैं। ठीक, कितने तरह की कैश बुक होती हैं? 4, जिसमें एक ही कॉलम हो अमाउंट का, जिसमें बैंक के ट्रांजैक्शन भी ना आवे, उन्हें कहते हैं सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक। जिसमें बैंक के ट्रांजैक्शन आने लगे और कैश और बैंक हम प्लस डिस्काउंट मेंटेन करना चाहें तो कर लें, तो वो 2-2 कॉलम वाली बुक क्या कहलाती है? डबल कॉलम कैश बुक। जिसमें कैश भी हो, बैंक भी हो और डिस्काउंट भी हो, वो क्या कहलाती है? ट्रिपल कॉलम। और जिसमें चुन्नू मुन्नू छोटू छोटू खर्चे होते हैं, वो क्या कहलाती है? पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक कितने तरह की होती है? 2, सिंपल वाली और एनालिटिकल वाली। तो ये 4 तरह की कैश बुक होती है। MCQ क्वेश्चन। अब आया कैश बुक का फॉर्मेट। बताओ, कैश बुक प्रिंसिपल बुक है कि नहीं? तो उसका फॉर्मेट लेजर जैसा होगा कि नहीं? लेजर में फॉर्मेट में कितने पर्सन और पढ़ा था, कितने कॉलम होते हैं? 8। इधर कितने डेबिट में, उधर कितने, और एक एक एडिशनल कॉलम है। अगर डबल कॉलम कैश बुक होती तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए बोलो हाँ या ना? एडिशनली लेजर फोल उसमें भी लिख सकते हैं, लेजर फोलियो में। ठीक है, ये हो गई सिंगल। अब आप इस पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। प्लीज टेल मी, कैश एसेट है कि लायबिलिटी? तो एसेट जब जब बढ़ता है तो एंट्री कहाँ होती है? और कैश हमारे हाथ से जाता है, एसेट कम होता है तो एंट्री कहाँ होती है? ओपनिंग बैलेंस किधर आता है? क्या कोई शक या सवाल? ओपनिंग बैलेंस को क्या कहा जाता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि पिछले साल से कितना कैश इस साल आया, उसके बाद जितना पैसा आया 2 करके पैसा आ जाता है, और बाय 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 करके पैसा बाय बाय हो जाता है। और फिर ये क्लोजिंग बैलेंस कौन सी डेट पे लिखा जाता है? 31 मार्च। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यही बैलेंस अगले साल का क्या बनता है? ओपनिंग बैलेंस। सिंगल कॉलम कैश बुक एग्जाम में आएगी नहीं, अगर आती तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखे नहीं जाते, बैंक ट्रांजैक्शन लिखे नहीं जाते, तो आपको ऐसे नोट लिखना पड़ता है कि ये वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। कितने लोग ये क्लियर हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक उनको अच्छे से आती है? हाथ उठाएंगे। तो आप लोग अभी मेरे सामने ऑन योर मार्क्स गेट सेट एंड गो, फास्ट। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन आइटम्स हैं। 12 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए। 12 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 10 मिनट में होना चाहिए। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। पन्ना फोल्ड, जल्दी से पन्ना फोल्ड कीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर अगर आपके स्कूल वालों ने लिखवाया हो तो बढ़िया, नहीं तो लेजर फोलियो। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। जिसके स्कूल ने वाउचर लिखवाया वो वाउचर लिखे, नहीं तो ना लिखे। मैम आपने तो कहा लेजर फोलियो में नहीं जाता। मेरे बच्चे, क्लोजिंग बैलेंस लेजर में नहीं जाता, इंडिविजुअल लाइन आइटम तो जाएंगे ना। क्लोजिंग बैलेंस लेजर में नहीं जाता, इंडिविजुअल लाइन आइटम तो जाएंगे ना, वो तो दूसरा अकाउंट है, कैश अकाउंट थोड़ी है वो। भैया बैठना नहीं है भाई साहब। क्वेश्चन ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। बिल्कुल बात बंद, नो टॉकिंग। अच्छा सॉरी, सिंगल नहीं डबल कॉलम कैश बुक है। कोई बात नहीं, तो डबल बना लो यार, क्या जा रहा है? हाँ चलो, एक पन्ना छोड़ के अगला बना लो फॉर्मेट। चलो ठीक है, छोटा क्वेश्चन देती हूँ। ओके, लिखो। चलो सिंगल कॉलम, ऑन योर मार्क्स गेट सेट। सो ये सिर्फ 6 मिनट लाइक क्वेश्चन है, 6 मिनट्स। ये सिर्फ 6 मिनट्स लाइक है, फास्ट। देखो सुनो, बिजनेस कमेंस विथ कैश। अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बताओ एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट। वहीं के वहीं चेक कर लो कितने लोगों ने कैपिटल ही लिखा है। जिसने नहीं लिखा वो सीख लो कि कैपिटल लिखेंगे। सेकंड, बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश हमारे पास से गया, क्रेडिट साइड पे आएगा बाय परचेजेस, तो ये डेट लिखी। ये बार बार 16 की जगह एक बार ऊपर लिख दो और सिर्फ सीधे डेट लिख दिया करो। यहाँ पे बाय नहीं लिखा है मैंने, सॉरी, सब जगह बाय आएगा। बाय परचेज अकाउंट। कुछ स्कूल्स अकाउंट लिखने के लिए कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं,
तो आप लिखो तो बेहतर है, बिकॉज अकाउंट ही पोस्ट होता है वहाँ, और यहाँ पे 10,000 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेजर फोलियो डैश। नेक्स्ट, पेड कैरेज, कैश गया, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय कैरिएज अकाउंट। जो लोग अकाउंट नहीं लिख रहे हैं, अकाउंट लिखना स्टार्ट करें। देन गुड्स सोल्ड, पैसा आया, आया तो डेबिट हुआ, सो टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे टू के नीचे टू चलेगा। रिसीव्ड फ्रॉम राम, पैसा आया, सो टू राम। देन पेड टू शिव कुमार, पैसा गया, सो बाय शिव कुमार। बस यहाँ लोगों के नाम के अकाउंट नहीं लगाते, ठीक है, लोगों के नाम के आगे। कैश सेल्स, पैसा हैज कम इन, सो टू सेल्स। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, तो बाय फर्नीचर। देन पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, बाय एडवर्टीजमेंट। परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो यू विल राइट अ वर्किंग नोट दैट 20th May का ट्रांजैक्शन विल नॉट अपीयर इन कैश बुक। ये नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स कट, ये लिखना आवश्यक है। पेड टू महेश, क्रेडिट साइड में पेड वेजेस, क्रेडिट साइड में रिसीव्ड कमीशन, डेबिट साइड में विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज के लिए आप पैसे निकालते हो तो एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक में बाय ड्रॉइंग्स। एंड पेड सैलरी, अब ये सारा आपका इस तरह से दिखना चाहिए विद अ नोट, प्लीज चेक खटाखट योर क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन। ये इस तरह से आपको लिखना कंपलसरी है, आप मेरे स्टूडेंट हैं। और सुनिए, ये बैलेंस कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस लाके छोड़ना ज़रूरी है। देख लीजिए कितने लोगों ने सही किया है, पूरा उसको सुसज्जित कीजिए, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं उन्हें ठीक कीजिए। जो जो गलती हुई है ये हम रिवीजन क्यों कर रहे हैं, आपके फाइन ट्यून करने के लिए, आपकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, फाइन ट्यून करने के लिए कर रहे हैं। आप अपने आप को पूरा प्रेजेंटेशन सही करके 5 मार्क्स में से इस क्वेश्चन में कितने देंगे बताइए? क्यों 5 नहीं मिले? इतना सिंपल क्वेश्चन में भी अगर बेटू अपन 1 नंबर गवाएंगे तो हम सबसे बड़े मूर्ख कहलाए। बोलो, एकदम स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन वी शुड हैव स्कोर्ड फुल। किसी ने वर्किंग नोट नहीं लिखा, किसी ने नोट टोटलिंग नहीं लिखी, किसी ने बैलेंस इधर नहीं लाया, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल कॉलम कैश बुक। Double column cash book is a cash book which has both cash and bank transactions. इसके 2 ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, एक कैश का, एक बैंक का। इसमें कभी कभी बैंक में नेगेटिव बैलेंस होता है विच इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, तब बैलेंस क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस बनता है। कुछ इस तरह का इसका फॉर्मेट होता है कि डेबिट साइड पर 2 कॉलम है कैश और बैंक, और क्रेडिट साइड पर 2 कॉलम है कैश और बैंक। जब किसी एंट्री में कैश जैसे विड्रॉन फ्रॉम बैंक ये एंट्री हुई तो डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट इसी बुक में आ गए, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। दैट इज़ वाई कॉन्ट्रा एंट्री इसको कहा गया, जिसके दोनों एस्पेक्ट पोस्ट हो जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चे प्लीज़ पे अटेंशन। कैश बुक जिसमें कि कैश और बैंक 2-2 कॉलम हो इज़ कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो नहीं आते, बट बैंक के ट्रांजैक्शन आते हैं। सिंपल है, सपोजिंग सेल्स हुई तो सिर्फ सोचना है कैश आया तो कैश लिख दो, चेक आया तो बैंक लिख दो। सपोजिंग हमने सैलरी पे की, सिंपल है, कैश दिया तो कैश में लिख दो, बैंक दिया तो चेक में लिख, मतलब चेक दिया तो बैंक में लिख दो। हमने
बिल्डिंग खरीदी, इतना सा देख लो कि कैश में है या बैंक में ट्रांजैक्शन, चेक दिया है तो यहाँ लिख दो, कैश दिया होता तो यहाँ लिख देते, इतना सा रूल है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कैश आया या बैंक मतलब चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ, जैसा हो वैसा लिख दो। अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो कि कॉन्ट्रा एंट्री होते हैं, जैसे प्लीज़ सी, दो टाइप की कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, एक कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक एंड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। सो प्लीज़ टेल मी द जर्नल एंट्री ऑफ कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, बताओ दोनों ही यहाँ पर पोस्ट हो जाएंगे कि नहीं? बताओ कैश कहाँ जाएगा? बाय कैश, और टू बैंक कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे टू बैंक। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब दोनों चीज़ें आ गई तो यहाँ पे लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। इसका मतलब ये लेजर में पोस्ट नहीं होगी, ये वाली एंट्री है। तो इसका मतलब कि ये जो बाकी सारी एंट्रीज होती है ना, ये बेटा यहाँ से लेजर के किसी पर्टिकुलर पन्ने पे जाती हैं, बस कॉन्ट्रा एंट्री वाली नहीं जाती है। कॉन्ट्रा एंट्री के दोनों पार्ट यहीं पे आ गए, इसलिए इट इज कॉन्ट्राडिक्टेड, कैंसल्ड ईच अदर। ओके, यस एवरीवन। दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री होती है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। प्लीज टेल मी द एंट्री ऑफ कैश डिपॉजिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ विल इट बी पोस्टेड? टू कैश बाय बैंक, और सी लिख देंगे इन द कॉन्ट्रा एंट्री। सो ये ही सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। कभी कभी बच्चों को कॉन्ट्रा एंट्री एकदम से नहीं बनती, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जो एंट्री ना बने उसकी जर्नल एंट्री बना लेना चाहिए और फिर उसको पोस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन मैं अपने सामने करवाना चाहूँगी और वो है क्वेश्चन नंबर 6। मैम कैश बुक में जर्नल फोलियो आता है कि लेजर फोलियो? कैश बुक में जर्नल फोलियो, हाँ हमारी गलती है। नहीं, कैश बुक इज़ अ सब्सिडरी बुक ना प्राइमरीली, तो यहाँ से कहाँ जा रहा है, इसलिए लेजर फोलियो। क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल में जाएगा, बाकी लाइन तो आइटम तो लेजर में जाएंगे ना। चलिए, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। डबल कॉलम कैश बुक सभी लोग फुल फॉर्मेट में बनाएंगे, पन्ना बीच में से फोल्ड कीजिए, डबल कॉलम कैश बुक फुल फॉर्मेट में बनाएंगे। बेटा सुनो, अच्छा है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। जब सेम डे चेक डिपॉजिट करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो उसमें तो हमने उसको बैंक ही मान लिया ना, तो इट्स नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। ओके, आई विल हेल्प यू टू सॉल्व इट। आई कैन सी दैट कुछ लोग नहीं उसको कर पा रहे हैं, डोंट वरी। जिनका हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ है दे लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। सबसे पहले क्वेश्चन इज सेइंग, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सबसे पहले क्वेश्चन इज सेइंग कैश इन हैंड 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000। वी नो कि ओपनिंग बैलेंस कैश का डेबिट साइड है, तो बैंक का यहाँ है, तो यहाँ देखिएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 190 एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन 50। ये कितने लोगों ने सही लिखा? गुड। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ 50,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। नंबर 1, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है बुक्स में, तो हमको नेट एंट्री करनी होती है डायरेक्ट। 50,000 का 5% इज 2,500। आई होप पूरी क्लास को ये आता है। 50,000 का 10% होता है, एक ज़ीरो कम कर दो और 5,000 बचा। 5,000 डिवाइड बाय 2, 2,500। ऐसे ओरली क्वेश्चन करना है, ना कि इंटू 5/100 करके। ओके, देन इसमें से 2,500 माइनस करेंगे तो 47,500 चेक से पे किया है।
तो एंट्री होगी बाय परचेजेस, यहाँ बाय मिसिंग है, अज्यूम कर लेना, एंड 47,500 ये कितने लोगों का सही है। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश 19,800। चलो कन्फ्यूजन था बेटू, तो ये वाला बताओ कैसे होगा, पैसा आया कि गया। गुड्स खरीदते हैं तो पैसे भी देता है तुम्हें सामने वाला, तो उधर आएगा ना बेटू। तो बस बाय परचेजेस ये कितने लोगों का सही है, थर्ड लाइन आइटम। ठीक, अब उसके आगे नेक्स्ट, फर्नीचर बेचा, 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 तो पैसे आए कि गए, आए। एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। सॉरी मैंने एक छोड़ दिया क्या, हाँ मैंने थर्ड वाला नहीं बोला शायद। तो बेटू बैंक टू सेल्स, तो यहाँ पर देखो टू सेल्स लिखा और बैंक के कॉलम में पैसा गया। ऐसे ही फर्नीचर बेचा और उसी दिन चेक बैंक में जमा कर दिया, तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो यहाँ पे आया टू फर्नीचर और बैंक के कॉलम में एंट्री हुई। ये कितने लोगों का सही हुआ, ठीक है। तुमने कर नहीं रही हो क्या बेटा साथ में, अच्छा तो थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। सैलरी दी, पैसा आया कि गया, गया, तो बाय सैलरी और कुछ नहीं लिखा तो हम कैश अज्यूम करेंगे। ये कितने लोगों का सही है, गुड। सेटल्ड द अमाउंट ड्यू टू राम 2000 बाय पेइंग कैश 1910, तो हमारे हाथ से कितना गया, पैसा आया कि गया, और गया तो कितना एग्जैक्ट गया, तो बाय राम 1910 इन द कैश कॉलम। कितने लोगों का सही है, गुड। नहीं भी सही है तो पेशेंस रख के करना है। सबसे इजी चैप्टर्स में से है ये। कैश रिसीव फ्रॉम जय 14,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,000। क्या हमने डिस्काउंट का कॉलम मेंटेन किया है, तो जब हमने डिस्काउंट का कॉलम मेंटेन करा ही नहीं है तो डिस्काउंट को नोट हम करेंगे ही नहीं, तो दैट इज़ वाई हम सीधे 14,000 की एंट्री करेंगे। पैसे आए कि गए, आए तो कौन सी साइड में लिखेंगे, डेबिट। सो जय का अकाउंट लिख के 14,780। कितने लोगों का सही है, नहीं है सही तो मैं वेट कर रही हूँ, यहाँ तक कंप्लीट करो, सबको बैलेंसिंग करके तो दिखानी पड़ेगी मुझे, आई एम वेटिंग। आगे, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सुनो मेरे बच्चे, तुम लोगों को 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले आदमी का बिजनेस है। अकेला आदमी जब LIC की पॉलिसी लेता है तो वो उसको घर से खुद करनी चाहिए थी, बिजनेस में से दे रहा है तो ये ड्राइंग्स के बराबर मानी जाती है। तो बाय ड्राइंग्स इसको लिखेंगे। ये कितने लोग सही लिख पाए, यहाँ पर बस मेरा एक कॉन्सेप्चुअल गैप है। मैं ये मानती हूँ कि LIC कभी कैश में नहीं दी जाती, तो आपको उसको बैंक कॉलम में लिखना था। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप यहाँ लिख देना वी अज्यूम LIC पेड थ्रू चेक, ऐसा बस इतना लिख के आप अपनी बात को टीचर के सामने रख देना। डिपॉजिटेड with bank entire balance after remaining 7,000 in hand. What is the meaning of this line? हमारे पास ऑफिस में 10,000 रुपये बचे थे, बट हम ऑफिस में कितने रखना चाहते हैं, 7। तो अगर 10 बचे थे और हम तो 7 ही रखना चाहते हैं तो हमने कितने बैंक में जमा करे, 3, तो 3 की कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल है ये तो उसके लिए पहले अपन बैलेंस निकालेंगे। निकालेंगे कैसे बैलेंस, देखो इधर ये कैश का टोटल करो, इसमें से माइनस करो कैश का ये वाला कॉलम। तो अभी मैं डायरेक्ट देख के बोल रही हूँ कि आंसर आया होगा 37,070। बट हमको कितना ऑफिस में रखना है, 7। तो 37 में से 7 हटाओ तो कितना जाके बैंक में जमा कर दिया, 30,000। तो बताओ बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 37070। तो बताओ ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई कि नहीं? जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों आवे वो कॉन्ट्रा एंट्री होवे। तो बस 2 उठा के इधर लिख दिया, ये देखो 2 कैश और बैंक कॉलम में एंट्री लिख दी, और ये बाय बैंक यहाँ लिख दिया और कैश कॉलम में एंट्री कर दी। कितने लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री का फंडा याद है? गुड। नहीं याद है तो वो वाला लेक्चर जाके रिपीट कर लो, उसमें कुछ है ही नहीं। और क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम ऑफिस में इतना रखना चाहते हैं। ये आएगा ही आएगा पॉइंट एग्जाम में कि हम इतना बैलेंस रख के बाकी बैंक में रखना चाहते हैं, आएगा ही आएगा। व्हाट आर द स्टेप्स टेल मी? पहले क्या निकालते हैं? बैलेंस। फिर ऑफिस में कितना रखते हैं? जितना क्वेश्चन में दिया है, और बचा हुआ कहाँ भेज देते हैं? बैंक में। उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो सबसे नीचे यहाँ पे बैलेंस आ जाता है, उसके जस्ट ऊपर ये एंट्री आ जाती है। और बैंक में कुछ दिमाग नहीं लगाना, बैंक को नॉर्मल एंट्री से करना है। कितने लोग को लग रहा है कि मैं कर लूँगा ये क्वेश्चन मैम? हाथ उठाओ। सही भी है और लग भी रहा है, हो जाएगा। गुड। पूरी क्लास को बन रहा है, इस पे 1.5 भी कटना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? तो डबल कॉलम ही आएगी, कॉन्ट्रा एंट्री उसमें 2-3 आएंगी, और ये वाला पॉइंट आएगा ही आएगा, क्लोजिंग बैलेंस वाला। फटाफट स्क्रीन पे देख के बता दो। बताओ कितने टाइप की कैश बुक है? 4। पहली सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या इसमें बैंक का कॉलम आता है? क्या इसकी बैलेंसिंग सबको क्लियर है? ओके। उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक। इसके 2 ऑप्शंस हैं, या तो डिस्काउंट और कैश आता है या कैश और बैंक आता है। अधिकतर स्कूल्स में कैश और बैंक आता है। जब कैश और बैंक आता है बेटा तो ओपनिंग बैलेंसेस दोनों के जो क्वेश्चन में दिए होते हैं वो रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं। बट कभी कभी बैंक में ओवरड्राफ्ट होता है, तो बताओ अगर ओवरड्राफ्ट है तो बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा कि क्रेडिट? क्योंकि ओवरड्राफ्ट इज एंड लायबिलिटीज हैव क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। ओके। देन बैलेंसिंग तो तुम्हें अच्छे से आती है, जिससे बैलेंसिंग करना है। 2 कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब भी कंफ्यूज हो तो जर्नल एंट्री कर लो और उसकी पोस्टिंग कर लो, तो एकदम क्लैरिटी आ जाती है। जैसे आई विल आस्क अ क्वेश्चन ओरली, जर्नल एंट्री ऑफ दिस गुड सोल्ड, चेक रिसीव्ड, डिपॉजिटेड इन बैंक द नेक्स्ट डे। तो पहले दिन जब चेक आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? चेक इन हैंड टू सेल्स। अब इस चेक इन हैंड टू सेल्स में क्या कैश या बैंक शब्द आया? तो इसका मतलब इसकी पहले वाले दिन एंट्री नहीं होगी। तो बस मैं नेक्स्ट बात क्या बोल रही थी कि जब इसको नेक्स्ट डे हम बैंक में जमा करेंगे तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो यहाँ पे कैश और बैंक दोनों तो आए नहीं, तो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। सिंपली इसकी एंट्री क्या होगी बताओ? टू बैंक कॉलम में क्या हो जाएगा? टू चेक इन हैंड, और बैंक के कॉलम में एंट्री होगी। ये पर्टिकुलर बात सबको क्लियर है? ओके। इसके बाद बैलेंसिंग तुम्हें आती है। अब ज़रा मैं कॉन्ट्रा एंट्री के दोनों प्रकार पूछ लूँ। ओके। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक एंड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, इसको कॉन्ट्रा एंट्री क्यों कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जर्नल एंट्री में सिर्फ एक एस्पेक्ट कैश बुक में जाता है, यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट कैश बुक में चले जाते हैं, तो वो डेबिट और क्रेडिट वहीं के वहीं कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री के अलावा बाकी सारी एंट्रीज लेजर में जाती हैं, क्लोजिंग बैलेंस सीधे ट्रायल में जाता है, बट सिर्फ कौन सी एंट्री लेजर में पोस्ट नहीं होती? कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों नहीं पोस्ट होती? क्योंकि उसके दोनों एस्पेक्ट कैंसिल आउट हो गए। ये आपको दिमाग में बिठाना है, इट्स इंपॉर्टेंट। फिर से सुन लो कॉन्ट्रा एंट्री। चलो पहले कॉन्ट्रा एंट्री रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 1, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश टू बैंक की पोस्टिंग कैसे होती है बताओ? सबसे पहले कैश बुक में इस साइड क्या लिखेंगे? टू बैंक और कैश के कॉलम में, और यहाँ पे बाय कैश और बैंक के कॉलम में। ये क्लियर है सबको? अब दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक की जर्नल एंट्री पूरी क्लास को क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी?
बैंक के कॉलम, बैंक बुक में कर रहे हैं ऐसा मानो, सो टू कैश और बैंक कॉलम में एंट्री। अब टू कैश वाला हो गया, अब बैंक का कहाँ आएगा, बाय बैंक और कैश कॉलम में एंट्री। ये क्लियर है सबको? श्योर क्लियर है? यस। अब बताओ, मैं तुमसे, क्योंकि बेसिकली तो अपनी कॉन्सेप्ट को ठीक करना है, कैलकुलेशन तो तुम फिर भी कर रहे हो। एक एंट्री कर रही हूँ मैं तुम्हारे सामने, कैश टू मशीन। इस एंट्री का बेटू मतलब क्या है? एंट्री से ट्रांजैक्शन कंस्ट्रक्ट करके बताओ। मशीन बेची है और काय में, कैश में। अब ये कैश बुक में कैसे पोस्ट होगी बताओ? टू मशीन 1000, बस। और कुछ होगा? तो सबको जर्नल एंट्री से ट्रांजैक्शन समझ आया, ट्रांजैक्शन की कैश बुक में पोस्टिंग समझ में आई। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट कहाँ जाएगा? मशीन अकाउंट में। मशीन अकाउंट में कहाँ जाएगा? बाय कैश। कोई शक या सवाल? कोई शक या सवाल? कोई शक या सवाल? कोई शक या सवाल? अब अपन आते हैं, और ये भी अपन कह सकते हैं कि कैश अकाउंट में डेबिट है तो वो मशीन अकाउंट में जाके यही एंट्री पोस्ट हुई है ऑन द क्रेडिट। तो एक जगह डेबिट है, एक जगह क्रेडिट है। अब मैं दूसरा ट्रांजैक्शन दे रही हूँ विच इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्लीज एक्सप्लेन टू मी द ट्रांजैक्शन लुकिंग एट द एंट्री। ओके, अब इसकी पोस्टिंग बताओ इन द कैश बुक। डेबिट साइड टू बैंक, अमाउंट इन द, एंड क्रेडिट साइड अमाउंट इन द। सो हुआ क्या कि इसका डेबिट भी यहीं आ गया और क्रेडिट भी यहीं आ गया। अंतर समझ पा रहे हो? मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम मेरे 11th के स्टूडेंट्स हो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। स्पीड की वजह से हो सकता है 5-10 नंबर छूट जाएं, बट तुम्हें बात ही नहीं पता हो, ये तो बहुत डिसग्रेस है। तो प्लीज लिसन, ये वाली नॉर्मल जर्नल एंट्री कैश बुक में एक एस्पेक्ट गया, दूसरा दूसरे अकाउंट में गया, जबकि कॉन्ट्रा एंट्री में पहला एस्पेक्ट और दूसरा एस्पेक्ट दोनों कैश बुक में ही आ गए, दूसरा अकाउंट ही इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्या ये बात तुम्हें याद रहेगी? इसको ड्रॉ करो तुम अपने रजिस्टर पे। हमें ये क्लैरिटी के लिए मैंने बताया है कि पोस्टिंग कैसे होती है कैश बुक से। पोस्टिंग फ्रॉम द कैश बुक और कॉन्ट्रा एंट्री का रोल। तो एक नॉर्मल एंट्री दो जगह पोस्ट हुई, एक कैश बुक में गई और दूसरी दूसरे अकाउंट में गई, मगर कॉन्ट्रा एंट्री जो थी उसके दोनों एस्पेक्ट कैश बुक में ही आ गए, दूसरा एस्पेक्ट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रा एंट्री एंड दिस। इस बेसिक समझ से बेटा तुम्हारे नंबर इतने धीरे से इम्प्रूव हो जाएंगे ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम जो आज सुन रहे हैं इससे हमें इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पेपर में, कि सब में कोई दमदारी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई कैश बुक। अब कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस, ये पूरी क्लास को क्लियर है कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट लिखा हो बैंक का तो इसका मतलब है वो ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ओके। नाउ इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ये वाला ट्रिपल कॉलम कैश बुक। नहीं, कैश बुक विद टू बैंक्स। ये वैसे 11th में कम आ रहा है आजकल, बट फिर भी तुम्हें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि कैश के अलावा दो बैंक अकाउंट होते हैं, तो कैन यू टेल मी हाउ वी विल डील विद दिस? अगर अमाउंट के 3 कॉलम है, कैसे डील करेंगे? यस मीत, कैन यू टेल मी हाउ वी विल डील विद दिस सिचुएशन? यस प्लीज, फास्ट। मैम अगर ओपनिंग बैलेंस दिया होगा डेबिट साइड का तो जिस भी बैंक का दिया होगा उसमें लिखेंगे, और अगर क्रेडिट साइड ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, पोस्टिंग में क्या अंतर पढ़ेंगे? यस प्लीज मानसी। मैम जो डेबिट साइड में अगर बैंक ऑफ इंडिया के तो बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांजेक्शन जाएगा, और एसबीआई की तो एसबीआई में
ये हमें कैसे पता चलेगा कि कैश जो चेक मिला है वो बैंक ऑफ इंडिया का है कि वो SBI का है? वो मेंशन होगा, और अगर मेंशन नहीं है तो हम उसे कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। सिंपली, इज दैट क्लियर? बैलेंसिंग में क्लैरिटी है, कैश की बैलेंसिंग किससे होगी? कैश से। बैंक ऑफ इंडिया की, बैंक ऑफ इंडिया की, और SBI के, SBI से कॉलम में। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये वाली स्टोरी भी तुम्हें क्लियर है। अब आया नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मेरा अंदाज़ है कि ट्रिपल कॉलम तो क्योंकि टाइम बच्चे बहुत ले लेते हैं तो स्कूल वाले कम ही देते हैं, बट फिर भी इसमें 3 कॉलम होते हैं, कैश, डिस्काउंट। बताओ डेबिट साइड में कौन सा वाला डिस्काउंट है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब जब हमको कैश किसी से मिला तो उसने हमें कम पैसे दिए, तो ये डिस्काउंट हमने यहाँ लिखा, तो ये प्रॉफिट है कि लॉस? इसलिए ये डेबिट है। ठीक है। अब ये वाला जो डिस्काउंट है ये क्या है? क्यों है ये रिसीव्ड? क्योंकि हमने किसी को पैसे दिए तो हमने कम दिए, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, इसलिए ये वाला क्रेडिट है। पॉइंट क्लियर है? अब जब बेटू अपन बैलेंसिंग करते हैं तो कैश को तो कैश से बैलेंस कर दिया, बैंक को बैंक से बैलेंस कर दिया। क्या डिस्काउंट आपस में बैलेंस होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों नहीं बेटा? ये तुम ले लो ज़रा, ये बैलेंस क्यों नहीं है बेटू? क्योंकि ये अकाउंट अलग है और ये अकाउंट अलग है। 2 अलग अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे होगी? ये 1 मार्क का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंट, और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। क्या जो बाकी सबकी तो बैलेंसिंग हो जाती है, बट डिस्काउंट से डिस्काउंट की बैलेंसिंग नहीं होती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। आज इम्पॉर्टेंट क्लास है। ये हो गया। इसके बाद तो फिर इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन जरूर करेंगे प्रैक्टिस का, बट उसमें मतलब बात मेजर सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कशन थे। अब आई पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक भी फाइनल एग्ज़ाम में कम ही देते हैं स्कूल, क्योंकि वो इट इज़ टू ईजी, इसलिए नहीं देते। बस कोई उसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट अबाउट प्रेजेंटेशन। पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम पे होती है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है, ब्रिटिशर्स का एक सिस्टम है जिसमें कि जो हेड कैशियर है वो पेटी कैशियर को कुछ पैसे देता है, और पेटी कैशियर उससे छोटे छोटे खर्चे करता है ताकि देयर इज नो मिस्टेक। ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? तो इस सिस्टम का नाम एग्ज़ाम में आता है। और पेटी कैश बुक 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी, दिस इज अ सैम्पल ऑफ अ सिंपल पेटी कैश बुक। Please see the column. Column number 1 is amount received. This is the amount which has been received from the head cashier. बस एक बार रिसीव हुआ है और फिर खर्चे ही खर्चे हैं। The second is the date column which is common. Then is the voucher number. Then particulars में कौन सा खर्चा हुआ है, this is the head of the खर्चा and this is the payment. तो बस आप इसको ऑब्जर्व करिए कि 1 अप्रैल को 10,000 मिले, तो हमने लिखा कैश अकाउंट, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, और उसके बाद बाय 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 सारे खर्चे हम करते गए। ये क्वेश्चन में एज इट इज़ दिए होते हैं। देन बेटा हम देखते हैं कि 10,000 रुपये मिले थे, इसमें से 7,800 के खर्चे हो गए, तो हमारे पास बचे 2,200 जो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आ गए, नेक्स्ट मंथ के 1st डेट पर। तो मेन बात क्या है, ये फिगर जिस पे मार्क्स देते हैं टीचर्स की, अगर आपके पास 10,000 में से 2,200 रुपये पिछले मंथ के ही बचे हुए थे, तो आपका फिक्स अमाउंट 10 है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा। तो टेक्निकली ये बैलेंसिंग फिगर ज़रा नोटिस करो, एग्जैक्टली किसके बराबर है, जितने हमारे खर्चे हुए हैं। ये समझने की बात है पेटी कैश बुक में। कैलकुलेशन में तो कोई धरा ही नहीं है, उसमें फॉर्मेट में कुछ धरा ही नहीं है। फॉर्मेट में बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अमाउंट रिसीव्ड का एक कॉलम है, डेट का 2nd कॉलम है, वाउचर का मतलब होता है जो बिल नंबर होता है, कुछ खरीदा तो उसका वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स में खर्चे के नाम हैं और उसका अमाउंट है। तो कॉलम कोई याद रख ही सकता है। उसके अलावा एक ही बार पेमेंट रिसीव होता है, इसलिए इसका कोई अलग कॉलम ना बना के टू कैश यहाँ हो जाता है, फिर ये सारे पेमेंट्स हैं। मेन बात क्या है जो याद रखना है कि सारे खर्चों का टोटल
के बाद आप ये देखो कि 10,000 मिले थे, इतना खर्चा हुआ, 2200 रुपये बचे हैं, ये ओपनिंग बैलेंस बना। तो नेक्स्ट मंथ कितने पैसे मिलेंगे? 7,800। और ये एग्जैक्टली किसके बराबर होंगे? खर्चों के बराबर। ये मेन बात आपको क्लिक करना चाहिए, बाकी उसके अंदर कुछ ही नहीं है। फॉर्मेट कर चुके थे और ये तो बिल्कुल ही नहीं आता। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक एक्चुअली इतने बड़े पेपर में 80 नंबर के, अगर बच्चा 15 मिनट इसी को करने में लगा देगा तो हम उसका कॉन्सेप्ट नहीं टेस्ट कर पाएंगे। इस तर्क पर इसको नहीं दिया जाता। तो ये एकदम सिंपल है, ये भी सब कुछ सेम है यहाँ तक, एवरीथिंग इज सेम। अमाउंट रिसीव्ड एक है, फर्स्ट मतलब अगर जितना आपका बैलेंस था इतना आपको एक्स्ट्रा मिला, ये मिला के आपके पूरे 4,000 रुपये हो गए। उसके बाद सारे खर्चे। अब मेन क्या है? क्लीनिंग चार्जेस टोटल में भी आया और क्लीनिंग का एक कॉलम बना के हमने वहाँ पर भी लिखा मिसलेनियस। कन्वेयंस टोटल में भी लिखा, कन्वेयंस के कॉलम में भी लिखा। कैरिएज यहाँ भी लिखा, कैरिएज के कॉलम में भी ले गए। तो ये जो कॉलम हैं ये क्वेश्चन को देख के बच्चों को खुद तय करने पड़ते हैं। कुछ स्कूल्स टर्मिनल में इसको ज़रूर दिए, फाइनल में नहीं देंगे, फिर भी अगर दें तो ये आपको कॉलम्स वो बताएंगे, और ना बताएं तो आप सारे जितने खर्चे उनके कॉलम बना दो। और ये जो मिसलेनियस है ये ऐसी चीज़ों के लिए होता है विच आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। ओके, तो दिस डिपेंड्स ऑन स्कूल कि वो कॉलम बताएंगे या आप पे छोड़ेंगे। आप पे छोड़ेंगे तो आपको सारे कॉलम बनाने चाहिए। रूल क्या है? यहाँ भी लिखा जाएगा, कॉलम में भी लिखा जाएगा। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सच अ एनालिटिकल कैश बुक? कैन यू टेल मी? डिस्काउंट कर पाएंगे कि आपने किस पे कितना खर्च किया। एग्जैक्टली। कभी कभी छोटे छोटे खर्चे ही बहुत बड़े बन जाते हैं, तो इसमें हमें ये आसानी होती है कि किस हेड में कितना खर्चा हुआ ये हमको रेडीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये इसकी खासियत है। दैट्स इट। ऑल राइट, तो ये इसका सैम्पल है। तो अब हम इस फॉर्मेट के प्रैक्टिस के लिए, ये तो आप लोग मेरे साथ पहले प्रैक्टिस कर चुके थे, अब हम अपनी शीट पे आ रहे हैं। हमारी कैश बुक की जो ब्रह्मास्त्र शीट है वो है शीट नंबर 6। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि एक एक क्वेश्चन हर शीट का काम का है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। सो थ्योरी के इसमें 4 क्वेश्चन हैं। What is subdivision of journal? What is a petty cash book? Why it is needed? Then what is a contra entry? And cash book primary book और principal book दोनों क्यों हैं? ये बस 4 थ्योरी पॉइंट्स करने और कुछ थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको बुक में से, कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब अपन 7th पे आ जाते हैं। 2 कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। कितने ट्रांजैक्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ट्रांजैक्शंस अराउंड 8 मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखते। बिजनेस स्टार्ट करने की जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसलिए वहाँ पे आएगा टू कैपिटल। तो अपन ने 2 कॉलम बनाए और यहाँ पे 2 कैपिटल आएगा कैश कॉलम में। सबकी पहली एंट्री सही है। एक बार फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। डबल कॉलम कैश बुक में लेजर फोलियो की हाई इंपॉर्टेंस है क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री इसमें बतानी पड़ती हैं कि कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री है। यहाँ डेबिट लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे क्रेडिट लिखना ज़रूरी है मेरे बच्चों, और फिर ये यहाँ पे पूरा रिपीट हो जाता है। तो ये फर्स्ट एंट्री कितने लोगों ने सही करी है? गुड। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, बिल्कुल हिम्मत रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी, डिस्काउंट अलाउड 20। अब सॉरी पेज इनटू बैंक। अब पेज इनटू बैंक का मतलब हमने बैंक में जमा किया तो जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो हाँ या ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, दोनों कैश बैंक आ गए तो बेटू इट इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो इधर आएगी टू कैश और बैंक के कॉलम में अमाउंट, उधर आएगा बाय बैंक और कैश के कॉलम में अमाउंट 29,000। ज़रा देख लो इसको, सबने ऐसे ही करा है। और यहाँ पे C और C लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
रिसीव चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी 800। तो यहाँ हमारी टेंडेंसी होती है कि हम 800 रुपये में से 20 रुपये माइनस करें, बट हमें लैंग्वेज को फोकस करना है कि चेक जो मिला है वही 800 का है। तो ट्रांजैक्शन रहा होगा 820 का, और हम 20 का रिकॉर्ड कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम तो कैश और बैंक बना रहे हैं, हम डिस्काउंट कॉलम नहीं बना रहे हैं। तो हमने ये 800 रुपये का चेक मिला है ये मानना है। किसी से चेक मिलता है तो जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू दैट पर्सन राजा, तो बस टू राजा एंड कंपनी यहाँ पे आया और बैंक के कॉलम में 800 रुपये आ गए। अगर आपको कहीं भी लगे कि मैम 20 रुपये माइनस करके 780 तो नहीं करना था, कोई टेंशन मत लिया करो, नीचे अजम्पशन लिख दिया करो, वी अज्यूम दैट 800 रुपीज़ इज़ आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। जहाँ तुम्हें लगे कि टीचर पे इच्छा हो सकती होगी कि 800 माइनस 20 780 है, तो बस लाइन चिपका दो। लाइन चिपकाते से वो आपका नंबर नहीं काट सकते, क्योंकि अज्यूम तो कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इन्वॉल्व है इसमें। हो सकता है सेम ट्रांजैक्शन में किसी स्कूल के टीचर का यहाँ 780 से करना था और कोई स्कूल टीचर का 800 से करना था, आप तो अजम्पशन लिख दो, वी अज्यूम्ड 800 इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? जहाँ दिक्कत हो अकाउंट्स में अजम्पशन चिपका दो तो उससे नंबर बच सकते हैं। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, जब अपन जैसे ही प्राइवेट यूज़ शब्द आ जाता है तो एंट्री हो जाती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि बैंक का बैलेंस कम हुआ तो क्या कैश और बैंक दोनों हुए? नहीं, तो इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये सिर्फ क्या आएगी? टू बैंक, सॉरी बाय ड्रॉइंग्स और बैंक कॉलम में एंट्री। कितने लोगों का ये वाली सही है? गुड। तो यहाँ तक तुम सही चल रहे हो। मैंने कहा ना तुम सब हो समझदार, तुम्हारे अंदर कोई समस्या नहीं है। एक ही चीज़ है, थोड़े सीरियस हो जाओगे तो सब स्कूल में टॉप कर लोगे अपने। इतना तो मैं बहुत श्योर हूँ कि तुम्हारी नॉलेज कितनी भी हो, तुम्हारे स्कूल में तुमसे ज़्यादा नॉलेज वाला तो नहीं होगा अकाउंट्स में। इतने बारीक कोर कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, वो बात अलग है कि अब तुम मस्खरी करो, टाइम करो, वेस्ट करो, धीरे धीरे लिखो, पर कॉन्सेप्ट में तुमसे आगे नहीं होगा कोई, ये मैं बहुत मोर देन श्योर हूँ। ओके, जिन एस्पेक्ट्स को हमने टच किया उसको एस्पेक्ट को टच ही नहीं किया जाता है कई बार स्कूल लेवल पे। विथ परचेज गुड्स फॉर 1 लाख IGST पेमेंट पेड बाय चेक। जरा टेंशन हो, लिखो एंट्री, परचेज करते हैं सामान 1 लाख का, इनपुट IGST, क्योंकि सामान जब खरीद, जिनको नहीं भी आता GST वो लोड न लें, जरा सा लोड देख के बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं कुछ नहीं हुआ। मैं दुकान पे सामान लेने जाऊंगी 1 लाख का, उसका 18% वो मुझसे GST ले रहा है, तो मुझे 1 लाख भी देने पड़े, 18% GST भी देना पड़ा, और वो परचेज़ मेरे लिए इनपुट है। उससे मैं वो क्या बोलते हैं टेबल बना के बेचने वाली हूँ, लकड़ी खरीदने में GST लग गया, तो इनपुट GST है वो। सिंपल जर्नल एंट्री टू बैंक कितने रुपए की हो गई? 1,18,000। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? बाय परचेजेस 1 लाख बैंक कॉलम में, बाय इनपुट GST 18,000 बैंक कॉलम में, बस। हाँ या ना? तो बस ये एंट्री देख लेते हैं अपन। बाय परचेजेस 1 लाख, बाय इनपुट GST 18,000। मैं ये मान सकती हूँ कि कुछ लोगों को GST पूरा क्लियर नहीं होगा, कुछ मत क्लियर करो। जब कोई सामान खरीदते हैं तो हमें एक्स्ट्रा, हम होटल में खाना खाने जाते हैं, 100 की कोई चीज़ खरीदते हैं तो 18 रुपये या 10 रुपये हमें GST देने पड़ते हैं, तो हमारी जेब से तो 118 रुपये गए ना। बोलो हाँ या ना? तो तुम्हें बस एंट्री करना है। तो एंट्री ऐसी होती है, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट IGST 1 लाख, और मतलब उस पर 18,000 टू बैंक। हाँ मैम, परचेजेस बाय परचेजेस लिख के सीधे 1,18,000? नो 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 नो, ये अलग अलग अकाउंट है दोनों। ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें सरकार को देनी है भाई, मतलब ये हमारा एसेट है, सॉरी, हमें इसको अपने आउटपुट GST से माइनस करना है ना, इसलिए अलग दिखाना पड़ेगा। वी कांट डू कंबाइंड एंट्री। भाई लोग कितने लोगों की सही है ये एंट्री? कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। अच्छा है, इस चक्कर में तुम्हें याद हो जाएगी। परचेज गुड्स फॉर 1 लाख, पेमेंट पेड बाय चेक। बोल के बता पहले तो जर्नल एंट्री से तुमको एंट्री बन रही है कि नहीं? इतना सीख लो, जब भी कुछ सामान खरीदते हैं वो खरीदा क्यों है हमने? रॉ मटेरियल की तरह, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे इनपुट GST बोलते हैं, कीप इट सिंपल। और जब हम अगर उसको बेचेंगे, जैसे मैंने 1 लाख रुपए की टेबल खरीदी, 18 लकड़ी खरीदी, 18,000 का GST लग गया। इसको तुम बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। जर्नल एंट्री हुई 1 लाख की लकड़ी, इनपुट GST क्योंकि वो मेरा रॉ मटेरियल है, और टोटल पैसे 1,18,000 लग गए।
अब आगे सुनो, मैंने उसकी टेबल बना के 1,50,000 रुपीज़ की बेची, तो मैंने भी तो कस्टमर से जीएसटी लिया, तो वो कहलाया आउटपुट जीएसटी, क्योंकि मेरी टेबल क्या थी, आउटपुट। तो अगर हमारा आउटपुट का रेट 10% था, तो बताओ 1.5 लाख की टेबल पर कितनी आउटपुट जीएसटी लगी। तो चलो मैं इसको 18 से ही ले लेती हूँ, कुछ थोड़ा इजी कर लेती हूँ। 2 लाख की बेची, हाँ ना, इससे बाद में दिक्कत ना है। अरे रुक तो जा यार, पहले इधर बताओ। अरे रुको, मेरा ट्रांजैक्शन तो ख़त्म कर लेने दो। मैंने कितने की खरीदी लकड़ी, 1 लाख, और बेची मान लो 1,90,000 की, ठीक है। 1,90,000 की मैंने लकड़ी बेची टेबल बनाकर, और उस पर 10% आउटपुट IGST अपने कस्टमर से दिया। जर्नल एंट्री करके बताओ, कैश कितना मिला, सेल कितनी हुई, 1,90,000, सेल के ऊपर आउटपुट GST कितना लिया, 19,000, तो 2,09,000 कैश आया। पहले तो ये कितने लोगों को समझ में आया, तो इतनी चीज़ याद कर लो बस। खरीदते हैं तो इनपुट GST लगता है, बेचते हैं तो आउटपुट GST हम कलेक्ट करते हैं। अब बताओ हमारे क्वेश्चन में इनपुट कितना था भाई लोग, 18, बोलो। आउटपुट कितना है, 19 में से 18 गए, कितने बचे, 1,000 सरकार को जमा करना है। इतनी सी स्टोरी। हम जो इनपुट GST देते हैं और हम जो आउटपुट GST कस्टमर से लेते हैं, दोनों का डिफरेंस सरकार को देते हैं। तो बताओ यहाँ पे लिया कितना है, 19, दिया कितना था, डिफरेंस कितना है, किसको देना है। इतनी सिंपल एग्जाम्पल याद रख लो, पूरी GST की स्टोरी 3 ट्रांजैक्शन में ख़त्म। इससे ज़्यादा कछु याद मत करो तुम। बताओ खरीदते समय क्या देते हैं, इनपुट, बेचते समय क्या लेते हैं, दोनों का डिफरेंस किसको देते हैं। इतनी सी स्टोरी। इसके अलावा GST में कजू मत पढ़ो, 11th में 12th में है ही नहीं GST। जय श्री राम। बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई। खरीदते समय क्या देते हैं, इनपुट, बेचते समय दोनों का डिफरेंस किसको देते हैं। इतनी सी स्टोरी है ज़िंदगी में, और कुछ नहीं करना GST का, ठीक है। ज़बरदस्ती का हुआ होना GST, कछु नहीं GST में। यही टॉपिक अगर फाइनल अकाउंट्स में होता तब उसमें एक एस्पेक्ट और जुड़ गया। इनपुट GST मैंने लकड़ी खरीदते समय दिया है, वो मेरा एसेट है कि लायबिलिटी, एसेट, 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 एसेट। अपने कस्टमर से मैंने 19,000 लिया है, वो आउटपुट GST मेरा एसेट है कि लायबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी। दोनों का डिफरेंस क्या है, गवर्नमेंट को जो देना है, तो वो गवर्नमेंट को देना है। इस वक्त कितनी है मेरी लायबिलिटी, कौन बड़ा है, एसेट, इनपुट या आउटपुट, आउटपुट। तो आउटपुट लायबिलिटी होता है कि एसेट, तो बस बैलेंस शीट में 1,000 रुपये आएगा ऑन द लायबिलिटी साइड। ट्रेडिंग में जाता है, कहीं कुछ नहीं करना, आपको दिमाग लगाना है, कहीं कुछ दिमाग लगाना है। फिर से बताओ क्या बोला मैंने। ट्रायल बैलेंस में दिखा है इनपुट GST 18, आउटपुट GST 19, दोनों का डिफरेंस क्या है, कौन बड़ा है, वो एसेट है कि लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 1,000 जाएगा। जय श्री राम। बस इतना ही करना है बस। इसके अलावा कहाँ GST में घुस गए तुम, और कोई GST काम की नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो इतना सा बता दो, ये वाली बात तो समझ में आ गई ना, ये वाली इतनी सी जर्नल एंट्री समझ में आ गई। तो कोई डरेगा तो नहीं GST से, कछु नहीं है GST में। अब उधर आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000, गुड्स कितने के बेचे, 1,50,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 20% माने कितना हो गया, तो कितने के बचे, 1,20,000 का नेट ट्रांजैक्शन बचा। उसके बाद बोल रहे हैं इसके ऊपर IGST लगा दो 18%, तो इसका 18% 21,000, ठीक है। तो ये टोटल बेचा है ना, अरे टोटल करने की ज़रूरत ही क्या, दोनों अलग अलग करना है ना। ये क्या है बेटू, सेल,
ये क्या है बेटू, GST कौन सा वाला, आई, और ये दोनों डेबिट साइड पे आएंगे। ये इनपुट नहीं है, आउटपुट GST है। सेल्स पे है ना बेटू, बोलो हाँ या ना। पेमेंट रिसीट बाय चेक, तो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, टू सेल्स टू आउटपुट IGST। ये देखो यहाँ पे आ गया, टू सेल टू आउटपुट IGST। ये दोनों क्या इतना कोई टफ था क्या? अब कर लोगे, अब कर लोगे। तो बस पहले क्या माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जो बचता है उस पर क्या लगाते हैं, GST। जब हम सामान बेचते हैं वो वाली GST हम कस्टमर से वसूल करते हैं, तो दैट इज़ वाई ये दोनों ऐसे अलग अलग दिखाते हैं। बस उसके बाद अगला, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कमला, डिस्काउंट अलाउड 395 और 15। तो बस रिसीव्ड चेक में तो इधर लिख दो, कहाँ गया, दिया है कुछ, वो है ये क्या हुआ, एक मिनट, अच्छा, आगे सुनो। रिसीव्ड चेक फ्रॉम कमला 395, डिस्काउंट अलाउड 15, डिस्काउंट तो अपन लिखते ही नहीं है। कमला's चेक एंडोर्स टू बाला इन फुल सेटलमेंट ऑफ 425। तुम्हारे कोर्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं है, तो तुम्हें इसलिए ये एंट्री पता नहीं है, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ जस्ट इन केस स्कूल वालों ने दे दी तो तुम परेशान ना हो, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन। चेक मिला हमें कमला से, उसकी जर्नल एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट 395 टू नहीं, डिस्काउंट अकाउंट 15 टू कमला 405। कितने लोगों को ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पूरी 405 ही है ना भैया, अच्छा ऐसे 410। भाई इस पूरी एंट्री में कहीं पे भी कैश या बैंक आया तो दिस एंट्री विल नॉट बी पोस्टेड। अच्छा बैंक तो आया, मैं सो रही हूँ, नींद में हूँ मैं, मगर क्यों नहीं पोस्ट होगी उसके लिए ये गलती किसी से भी हो सकती है, जैसे मेरे से हुई। अगली एंट्री लिखी है, कमला's चेक एंडोर्स टू बाला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ मैंने ये चेक बैंक में भेजा ही नहीं, मैंने ये चेक एंडोर्स का मतलब है अपनी किसी पेमेंट को करने में यूज़ कर लिया। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। तुम खड़े हो, एक स्टूडेंट ने मुझको फीस का चेक दिया, अगर मैं उसको बैंक में डिपॉजिट करती तो मैं एंट्री करती बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस रिसीव्ड, बट मैंने बैंक में नहीं भेजा, मैंने किसी से सपोजिंग ये टीवी खरीदी थी तो मैंने वो का वो चेक उठा के उस व्यक्ति को दे दिया। इसको कहते हैं एंडोर्स करना। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द शब्द एंडोर्स? हमें कोई पैसे मिले, उसको अपने बैंक में जमा करने की जगह हमने किधर जाके जमा कर दिए, कहाँ जाके जमा कर दिए, दूसरे बैंक पे नहीं, दूसरे को खर्चा करने, पेमेंट करने में दे दिए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। ये टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है जो 11th के कोर्स में से हट चुका है, इसलिए आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे ये एंडोर्स क्या होता है। तो मैं आपको उतना लिमिटेड तो बता दूं क्योंकि ये तो आना ही चाहिए, पता नहीं किस दिमाग में बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोर्स से हटा दिया CBSE ने, आना ही चाहिए क्योंकि 12th में इसका क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट हिला दिया, इसलिए तुम सुन लो। अब ये चेक हमने उठा के किसको दे दिया, बाला इन फुल सेटलमेंट। तो हमारा चेक बैंक बना ही नहीं, हमने इसको नाम क्या रख दिया, चेक इन हैंड। बोलो ऐसा होना चाहिए कि जो चेक आप जमा नहीं करते उसको क्या लिखते हो, बस। अब आप ये चेक दूसरे को दे रहे हो, वो दूसरा बाला है और उसका अमाउंट था 425 और फुल सेटलमेंट में ले रहे हो, तो बाला आपका कौन रहा होगा, क्रेडिटर। तो आप बाला को करो डेबिट कि हे भाई बाला तुम्हें 425 रुपये का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तुम्हें हमने अपना चेक इन हैंड दे दिया। बताओ हमारा चेक इन हैंड कितना था, 395। तो बताओ हमने उससे फोर्सफुली डिस्काउंट रिसीव कितना कर लिया,
425 माइनस 395, 30 रुपये का डिस्काउंट। ये एंट्री टफ एंट्री इसलिए बन गई क्योंकि तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं आता। हाँ तब आती। मगर वो एंट्री जिसकी बाकी पोर्शन नहीं आ रहा वो नहीं आती। पहली वाली में क्या बैंक और कैश आ रहा है तो वो नहीं आती, दूसरी वाली में बैंक और कैश आ रहा है तो वो भी नहीं आती। तो ऐसे एंट्री बच जाती। तेरा है पर मेरा है, अकाउंट्स तो अपना ही है, समझना तो पड़ेगा ही। बोलो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया तो उसका उत्तर भी मैंने वही दिया जो होना चाहिए। तो ये आप इसको नोट करो, अच्छा पॉइंट आया, अच्छा हुआ ये पॉइंट आया। प्रैक्टिस शीट है ही ऐसी टेढ़े क्वेश्चन वाली, हो सकता है ये स्कूल में ना आए, बट आपकी मैच्योरिटी इतनी होनी चाहिए ना कि एंडोर्समेंट क्या होता है। बताओ बच्चों, एंडोर्समेंट क्या बोला मैंने, क्या होता है बोलो। कि अगर किसी एक से मतलब जैसे आपने इसको कुछ टीवी बेची है तो इसने मुझे चेक दिया, वो चेक मैंने अपने बैंक में नहीं देखा, क्या करा, वो उसको दे दिया जिससे मैंने कुछ खरीदा था। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाकी लोगों को क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे टेढ़े क्वेश्चन आते हैं तुमको इससे कंटाल आता है कि तुम्हें लगता है कि नहीं हमारी नॉलेज इंप्रूव हो रही है तो हमें इंप्रूव करना है? हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए कि छोड़ो हटा डाला, पेपर में नहीं आएगा हटा वाला। या हमें ये सोच रखनी कि भैया फाइनल में तो इम्पोर्टेंट है ना, 12th में, हाँ या ना, ये सब चीज़ें काम आएंगी। वहाँ पे एक लाइन एंडोर्स्ड आ गई, बाकी सब कुछ टीचर को कैसे ध्यान रहेगा कि 12th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है तो इस बात को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करो, वो तो आगे बढ़ जाएंगे। और वहाँ बोर्ड में अपन निपटे रहेंगे पेपर के अंदर 3 घंटे में, समझ ही नहीं आ रहा एंडोर्स क्या होता है, जबकि इतनी छोटी सी बात है। इसलिए इसको ध्यान से करना होता है। अभी मैंने क्या मिस्टेक की कि मैंने ये देखा ही नहीं था कि ये चेक बैंक में गया कि नहीं। तो जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते ना तो ये मिस्टेक होती है। तो जब भी चेक किसी से मिलता है ना तो नीचे की लाइंस पढ़ लेना चाहिए कि बैंक में उस दिन डाला आपने चेक कि नहीं डाला। ये केयरफुल रहने वाली बात है, मैंने भी अभी वो मिस्टेक करी। पेड रेंट बाय चेक सबके लिए सिंपल है, डिपॉजिट इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 450। ना हाउ इज दिस डन? सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी कैश की ट्रांजैक्शंस की एंट्री कर देंगे। अब हमने जब कैश की एंट्री कर दी तो हमारा इस क्वेश्चन में बैलेंस आया होगा 21,000 आया होगा। 29,000 और 50,000 दो ही तो ट्रांजैक्शन है, तो बैलेंस कितना आया 21। वो अपने से क्या कह रहे हैं, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा इसलिए सुन लो, 450 रुपये के ऊपर जितना है जाके बैंक में डाल दो। पहले अपन फर्स्ट स्टेप क्या निकालेंगे, बैलेंस। बताओ मुझे 50,000 और 29,000 का आंसर डिफरेंस कितना आया? 21,000। वो क्या कह रहे हैं 21 में से ऑफिस में कितना रखो, 450। तो तुम यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट। 450 रुपये मैंने यहाँ बैलेंस में लिख दिया। इतनी बात समझ में आई? अब अगर 450 रुपये वो कह रहे हैं बस ऑफिस में रखो, बाकी जाके बैंक में जमा कराओ, तो बैंक में जमा करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसलिए ये 2 कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर हो गई। ये प्रैक्टिस करो, ये आएगा पेपर में, यही वाला पॉइंट सबके स्कूल में आएगा। ठीक है, डन एवरीवन? और ये स्कूल वालों से पूछना पड़ेगा तुम्हें, मैम कि हमें जर्नल प्रॉपर बनानी है क्या? जैसे कि अभी मनन भाई ने पूछा कि मैम जिस चीज़ की एंट्री नहीं हुई उसकी जर्नल एंट्री लिखनी है, तो स्कूल वाले जर्नल प्रॉपर बनवाते हैं उस अमाउंट का। डिस्काउंट नहीं गया ना ऊपर, तो डिस्काउंट के लिए जर्नल प्रॉपर बनाया। तो ये तुम्हें स्कूल में पूछना पड़ेगा कि मैम मुझे आपसे डाउट क्लियर करना है कि कैश बुक में अगर डिस्काउंट की एंट्रीज़ हैं वो हमने वहाँ तो करा नहीं क्योंकि कॉलम नहीं था, तो क्या हमें जर्नल प्रॉपर बनाना है? ऐसा जर्नल प्रॉपर का मतलब होता है जिस चीज़ का कहीं जगह नहीं मिले उसे जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब एक पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम वाली, तो ये तुम प्रैक्टिस सेशन में कर लेना भाई, इसमें कोई दम नहीं है, ये भी तुम प्रैक्टिस सेशन में कर लेना। एक क्वेश्चन करते हैं बस ये वाला। अच्छा ये तो सब्सिडियरी का है,
चलो अब अपन ज़रा फटाफट सब्सिडियरी बुक रिवाइज कर लेते हैं कैश बुक के साथ, क्योंकि कैश बुक की शीट और सब्सिडियरी की शीट साथ में है, शीट नंबर 6। जितने बच्चे भी ये शीट सॉल्व करके पेपर में जाएंगे उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड वो वाले क्वेश्चन हैं जो सीधे पेपर में उठ के आएंगे। आप बस ये कर लो, जितनी थ्योरी दी है बस वो कर लो, बाकी गया सब साइड में। इतना भी आपने अच्छे से कर लिया, यू विल बी बेटर। क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करो और उस टाइप के पेपर में ही नहीं आए, क्या फ़ायदा हुआ? जो पेपर में आने वाले हैं उन्हें 2-2 बार कर लो कि वो अपने एकदम ग्रिप में, तो अपन दूसरों से बेटरली परफॉर्म करेंगे ना, है ना। सारा ये लास्ट वाले मंथ का गेम है, नंबर स्कोर करना सारा ये लास्ट वाले टाइम का गेम है। चलिए सब्सिडियरी बुक ज़रा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। स्पेशल पर्पस बुक्स, चलिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, अभी अपन थ्योरी तब से पढ़ ही रहे हैं कि बताइए जर्नल के कितने तरह की बुक्स बन सकती हैं। 8। आपके कोर्स में क्या क्या है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। 2 आपके कोर्स में नहीं है, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, क्योंकि वो चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके कोर्स में नहीं है। तो इतनी बात तो सबके दिमाग में याद रह गई, ये तो अपन ने उसी में से पढ़ लिया था। अब सब्सिडियरी बुक में कुछ होता ही नहीं है, मैं इसमें क्या बताऊं। परचेज बुक में सिर्फ, हाँ बस ठीक है चलो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आते हैं ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ओनली। एसेट की परचेज इसमें नहीं आती। जैसे कि आपने, मेरी एक स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी है, और मैंने किताबें खरीदी, पेन खरीदे, पेंसिल खरीदी, ये सब मेरा फिक्स एसेट है या स्टॉक? तो सिर्फ परचेज ऑफ स्टॉक इधर पे आता है। वो भी कौन सा वाला? इधर ध्यान बच्चे, मैंने मोबाइल यूज़ करने को मना किया है ना, ये तुम मेरे साथ करोगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बोलो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक ओनली कम्स इन द परचेज बुक। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। गुड्स स्टेशनरी वाले ने शॉप परचेज इन कैश, कौन सी बुक में आएगा? जहाँ कैश टच हो गया वो सब कैश बुक में जाएगा। बिल्डिंग परचेज एंड चेक गिवन, बुक्स परचेज्ड इन कैश, बुक परचेज्ड वर ऑफ पुअर क्वालिटी सो रिटर्न्ड, परचेज रिटर्न बुक। गुड्स सोल्ड इन कैश, मशीन सोल्ड इन कैश, मशीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, मशीन इज नॉट स्टॉक, जर्नल प्रॉपर। जिसकी कोई जगह नहीं होती उसकी जर्नल प्रॉपर। फर्नीचर being an asset purchased by bank, furniture purchased on credit, journal proper. Because it is furniture, it cannot come in purchase book. Since it is a credit transaction, it cannot come in cash book, so it is coming in journal proper. ये ही क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर का थ्योरी क्वेश्चन है कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा, ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। नहीं, एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शन। आपने कहा एसेट्स डोंट कम इन जर्नल अदर देन कैश। डेटर का ट्रांजैक्शन बोलो, देन आई विल टेल यू। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, डेटा क्रिएट हुआ, सोल्ड है तो कहाँ जाएगा? सेल्स बुक। गुड्स सोल्ड, कैश रिसीव्ड, डेटर गेव अस कैश। डिपेंड कर रहा है ना ट्रांजैक्शन क्या है। वी कांट से कि ये यहाँ जाएगा वो वहाँ जाएगा, मोटा मोटी। ऑल राइट, लिसन, फिर से जवाब दो, रैपिड फायर प्लीज, एवरीबडी अलर्ट। 8 तरह की किताबों में से कौन सी किताब में जाएगा डेप्रिसिएशन? क्यों? ना परचेज है, ना सेल है, ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वो ना कैश ट्रांजैक्शन है। अमोर्टाइजेशन,
मशीन सोल्ड इन कैश, क्यों? मशीन परचेज इन कैश, सब सोच के बोल रहे हो ना। गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, goods purchased on credit, goods purchased but were not of good quality returned, goods sold customer returned to us, goods sold in cash, goods purchased in cash, goods sold on credit, goods purchased on credit, furniture purchased on credit, furniture purchased in cash। ठीक बोल रहे हो तुम लोग, कर लोगे, ठीक है, कर लोगे, गुड, वेरी गुड। अब उसके बाद ये तो तुम्हें आ ही गया, अब इसका वो देख लो, ये बढ़िया काम की थ्योरी। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट? बेटू परचेज बुक किसका पार्ट होती है? इट इज अ जर्नल, जबकि परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। इसके डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम नहीं होते, इसकी फॉर्मेट अलग होती है, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम होते हैं, बस दो, इतना इनफ है, ठीक है। अब क्या तुम्हें ये पूरा फॉर्मेट क्लियर है? कितने लोगों को परचेज बुक का फॉर्मेट क्लियर है? डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर माने बिल नंबर, लेजर फोलियो। कैन यू टेल मी व्हाई लेजर फोलियो इज रिटन? यहाँ से लेजर में जाता है एंट्री, जाती है एंट्री। कितने लोगों को बात क्लियर है? तो परचेज बुक इज अ टाइप ऑफ जर्नल ओनली, इट्स अ स्पेशलाइज्ड जर्नल। बोलो हाँ या ना। तो यहां से एंट्री कहाँ जाएगी? लेजर में। जब हम कोई परचेज बुक में एंट्री करते हैं तो ये जो व्यक्ति है ये हमारा डेटर बनता है कि क्रेडिटर? परचेज बुक में जिस व्यक्ति से गुड्स खरीदें वो कौन है? वो कौन है? तो ये वाला 6300 क्रेडिटर के अकाउंट में किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा ना बेटू। क्रेडिटर है तो क्रेडिट में जाएगा ना, परचेज बुक में डेबिट में आया ना। ये बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अटेंशन चाहिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। ये कहाँ जाएगा? बट ये टोटल कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट के डेबिट पे। ये इतनी बेसिक बात बच्चों को क्लियर नहीं होती, इसलिए वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में फिसल जाते हैं। उनको ये क्लैरिटी नहीं होती है कि मैम बता दीजिए प्लीज़, परचेज बुक के एक एक लाइन आइटम कहाँ जाएंगे? क्रेडिटर्स के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। और टोटल कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्योंकि परचेज इज अ डेबिट आइटम। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, तुम इस थक ना जाओ, इसलिए बस एक क्वेश्चन इसका कराती हूँ, पर इसकी थ्योरी हम कंटिन्यू करेंगे। तो ज़रा मुझे एक क्वेश्चन बस, ये छोटा सा, ये देखो इतना सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन पहले दिखा दे रही हूँ, और ये क्वेश्चन है। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट गो। सबसे पहला, परचेज ऑन क्रेडिट, ये वाला ट्रांजैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? परचेज इन कैश नहीं आएगा। तो बेटा अपने को वहाँ पे नोट लिखना होता है, अपन ऐसे डायरेक्ट छोड़ नहीं सकते कि ये क्यों नहीं आया। ट्रांजैक्शन डेटेड April 12 वाज अ कैश ट्रांजैक्शन, इसलिए नहीं आया, कैश के कारण नहीं आया। परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर, ये आएगा? क्यों नहीं आएगा? 3 शो केसेस। फर्नीचर किस चीज़, बिजनेस किस चीज़ का है? अच्छा, चाय का। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, तो फिर अपने को अजम्पशन लिखना पड़ेगा। वी विल हैव टू राइट एन अजम्पशन कि वेंडर इज अ टी वेंडर एंड शोकेस बीइंग एन एसेट, इसलिए नहीं आएगा। बिना नोट लिखे मतलब नहीं है। परचेज फ्रॉम सिलीगुड़ी टी वाला आएगा, और परचेज फ्रॉम दार्जिलिंग टी हाउस नहीं आएगा। क्यों? वो ड्राइंग है, कंजम्पशन ऑफ प्रोप्राइटर, हाउसहोल्ड कंजम्पशन। कहाँ लिखा है? हाँ, वेरी गुड। तो ये ड्राइंग होने के कारण नहीं आएगा। तो ये अपने को स्कूल में तुम्हें ये पूछना है कि क्या जो यहाँ नहीं आएगा उसका हमें जर्नल प्रॉपर बनाना है क्या?
अगर स्कूल वाले कहें तो बनाना रहेगा, तो ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। कितने लोगों का 4150 आ गया। अब मुझे इतनी सी तुमसे चीज़ पूछनी है कि तुमने सीखी कि नहीं। ये वाला अमाउंट क्या सुबोध ब्रदर्स के क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएगा? हाँ, कौन से साइड पे? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके कारण रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दिक्कत आती है। क्या ये 8150 ये भी जाएगा? हाँ, सिलीगुड़ी कंपनी में। और ये जो टोटल है 4150 ये कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट के डेबिट पे। तो ये एक डेबिट और 2 क्रेडिट बैलेंस आउट हो जाएंगे। क्या ये क्लैरिटी तुम्हें आ गई? अब तो मिस्टेक नहीं होगी इसमें। परचेजेस अकाउंट के इंडिविजुअल लाइन आइटम क्रेडिटर्स के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्रेडिटर बनते हैं। तो एक जगह डेबिट एंट्री हो गई, एक जगह क्रेडिट, और टोटल जाता है परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि परचेज इज़ अ डेबिट। तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि ये 2 क्रेडिट इक्वल टू 1 डेबिट, इसलिए डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। तो हमने इस तरह के सिलेक्टेड क्वेश्चन अपनी ब्रह्मास्त्र शीट में रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप शीट्स में से सॉल्व करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में सब टाइप के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। इसके अलावा कोई वैरायटी बची ही नहीं। अब जो मैं आपको डिस्कशन करना चाहती हूँ आपसे, वो चाहती हूँ पोस्टिंग फ्रॉम दिस कैश बुक एंड परचेज बुक टू अदर बुक्स। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो चैप्टर है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। ओके, स्क्रीन पे देखिए। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर बच्चे की नहीं है तो फिर उसका 11th एक तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये आपके सामने आँखों से दिख रही एक कैश बुक है। अब इस कैश बुक में यहाँ पे लेजर फोलियो है। इसका मतलब ये अमित डेबिट में है यहाँ पर। तो बताइए, कैश बुक में जो चीज़ डेबिट में है वो अमित के अकाउंट में कहाँ जाएगी? क्रेडिट पर। क्या ये आपको क्लियर है? तो अपन देखते हैं कि अमित का यहाँ पे अकाउंट है। बताइए डेबिट क्रेडिट की जगह कहाँ पर लिखूँ? हाउ मेनी आर क्लियर विद दिस? ये बात आपको पता होना चाहिए। आगे नवंबर 16 को सेल्स में लिखा हुआ है और कैश बुक में सेल्स में लिखा है। तो बताइए ये कहाँ जाएगा? क्या ये सेल्स बुक में जाएगा? सेल्स बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि सेल बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाते हैं। ये सेल के अकाउंट में जाएगा। तो सेल का अकाउंट कहाँ बनाया है? लेजर में। तो ये सेल अकाउंट में यहाँ पर डेबिट है, तो यहाँ पे क्रेडिट पे जाएगा। ये फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे बच्चों को ये नहीं पता है तो डूब मरने वाली बात है, उनकी भी और मेरी भी। कॉन्सेंट्रेट एंड रिप्लाई। ये हम कौन सी किताब स्क्रीन पे देख रहे हैं? कैश बुक का हर लाइन आइटम जो यहाँ पर है वो उस अकाउंट के क्रेडिट पे जाएगा। बोलो हाँ या ना? बस ध्यान ये रखना है कि इक्वल अमाउंट होना चाहिए, ताकि डेबिट और उधर का क्रेडिट मिला के डबल एंट्री कंप्लीट हो जाए। अब क्रेडिट पे आते हैं। नवंबर 4 को हरी 600, ये कहाँ जाएगा? हरी के अकाउंट में, डेबिट पे। नवंबर 7 में परचेज अकाउंट में 800, ये परचेज बुक में जाएगा या परचेज के अकाउंट में जाएगा? क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन। तो परचेज अकाउंट जो ये लेजर में बना है वहाँ पर डेबिट में आएगा, क्योंकि जो यहाँ क्रेडिट है वो उस अकाउंट में डेबिट है। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में जब वो लाइन लिखते हैं कि वहाँ से वहाँ भेज दिया, वहाँ से वहाँ भेज दिया, तब आपने यही नहीं समझ आता कि भाई जाना किधर था। उसके लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। और ये डिस्कशन जब फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ते हैं तब नहीं हो पाता है, तब बच्चा फॉर्मेट में ही घुसा रहता है कि फॉर्मेट क्या है। अब हम समझ पा रहे हैं, हायर बात है ये। बताइए नवंबर 20 मनीष का अकाउंट कहाँ पोस्ट होगा? मनीष के अकाउंट के डेबिट साइड पे। नवंबर 22 कार्टेज कहाँ पोस्ट होगा? कार्टेज के डेबिट साइड पे। नवंबर 28 सैलरी कहाँ पोस्ट होगा? सैलरी के डेबिट पे। और बैलेंस कैरिड डाउन कहाँ जाएगा? नहीं, नेक्स्ट ईयर तो जाएगा। क्या ये किसी लेजर में जाएगा?
नहीं, ये सीधे ट्रायल बैलेंस में जाएगा। हमने डिस्कस किया था कि कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस सीधे ट्रायल बैलेंस में जाता है, इस वजह से ये एक प्रिंसिपल बुक कहलाती है। ओके, तो ये कैश बुक से पोस्टिंग आपने समझी, कितने लोगों को क्लियर है? श्योर। बस इसमें ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल में जाएगा, बाकी सब किसी ना किसी अकाउंट में जाएंगे। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बात सबको क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट, पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक टू लेजर अकाउंट। पहले तो आप शांति से देख लो परचेज बुक का फॉर्मेट पूरी क्लास को क्लियर है कि नहीं। फर्स्ट कॉलम क्या है? डेट। सेकंड क्या है? पर्टिकुलर। थर्ड क्या है? इनवॉइस नंबर। फोर्थ लेजर फोलियो। फिफ्थ डिटेल। सिक्स्थ टोटल। ना ये 3,000 रुपये कहाँ जाएगा? एनी आइडिया? परचेज बुक का 3 जिससे खरीदा है वो हमारा डेटर है या क्रेडिटर? क्रेडिटर है, हाँ या ना? तो परचेज बुक पूरी की पूरी डेबिट होती है, पूरी परचेज बुक डेबिट है। तो ये आइटम 3,000 स्टेशनरी मार्ट दिल्ली के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। यहाँ से ये यहाँ जाएगा। सॉर्टेड एवरीवन? अब बताओ सेकंड, पूरन सिंह 1200 रुपये कहाँ जाएगा? पूरन सिंह के क्रेडिट अकाउंट पे, क्योंकि वो हमारा कौन बन गया? क्रेडिटर। सॉर्टेड है ये बात। रहीम एंड कंपनी से 5,000 के गुड्स खरीदे, कहाँ जाएगा? रहीम एंड कंपनी के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये सब कौन बन रहे हैं? हमारे क्रेडिटर। मेजर्स के सी एंड कंपनी यहाँ से कहाँ जाएगा? इस कंपनी के क्रेडिट साइड पर। कितने लोगों को ये क्लियर हो गया कि परचेज बुक का हर लाइन आइटम क्रेडिटर के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाता है? हाथ उठाओ रे। गुड। अब ये आया टोटल। टोटल परचेज बुक चल रही है ना? टोटल परचेज बुक का अमाउंट टोटल बताइए कहाँ जाएगा? बताइए ये कहाँ जाएगा? बताइए कहाँ जाएगा? ये लेजर में परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। तो इसलिए ये देखिएगा, ये फिगर परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। मगर कैश बुक का टोटल कहाँ गया था? सीधे ट्रायल में। और ये कहाँ गया? परचेज अकाउंट में। नाउ प्लीज टेल मी कि परचेज अकाउंट में एक तो परचेज बुक से एंट्री आई, ये कौन से ट्रांजैक्शंस का समेशन था? क्रेडिट। और बाकी एंट्री कहाँ से आएगी? कैश बुक से। जो कैश बुक से आए वो कौन से ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। तो ये जो परचेज अकाउंट लेजर में बनता है, इट कंटेन्स बोथ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक and purchase account? Which is a subsidiary book? Which is a account? Which is made in the ledger? Which is made as a separate book? So they are two different things. One only has credit transaction of goods. बोलो हाँ या ना? One has both transaction. One as a summary and rest cash transaction. अगर ये बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के फाइन ट्यूनिंग क्वेश्चन नहीं कर सकता। जिसको ये समझ आ जाता है, अब आप जब लास्ट टाइम अब पढ़ोगे ना रेक्टिफिकेशन, तभी आपके समझ घुसेगा कि इधर से किधर जा रहा है, उधर से किधर जा रहा है, तो गलतियां ही कम हो जाएंगी। फिर से बताओ, what is the difference between purchase account and purchase book, which is a subsidiary book? What does it contain? Credit transaction of goods only. What does purchase account contain? Both. Cash also?
क्रेडिट ऑल्सो। क्रेडिट कहाँ से घूम के आए हैं? परचेज बुक से। कैश वाले कहाँ से आए? कैश बुक से। तो परचेज अकाउंट आपको साल भर की टोटल परचेज बता देगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या ये परचेज बुक आपको बता पाएगी? क्योंकि ये सिर्फ क्या बताएगी? क्रेडिट। बट ये क्या बताएगा? पूरा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? वेरी गुड। दिस इज वेरी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तुम सोचोगे इसका मेन एग्जाम से क्या लिंक है, बट यू डोंट नो कि क्या लिंक है। अभी जब पेपर दोगे तो समझ में आएगा। चलो अब आई सेल्स बुक से। अगर तुम्हें सही में समझ में आ गया तो तुम्हें फिर सेल्स बुक पूरी खुद बताते बनना चाहिए। बताओ, सेल्स जिससे करते हैं वो आदमी हमारा डेटर बनता है कि क्रेडिटर? अगर यहाँ पर सेल्स बुक में हर चीज़ क्रेडिट हो रही है तो उस आदमी के अकाउंट में कहाँ जाएगी? तो बताओ, ये गुप्ता एंड वर्मा से फाइनल ट्रांजैक्शन हुआ है 21,600 का, ये कहाँ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ गुप्ता। बताओ, जैन एंड सन से 20,000 का ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ जैन। माथुर एंड जैन से 45,000 का कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। और सेल्स का टोटल कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। वो सेल अकाउंट कहाँ बनेगा? लेजर में। तो प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सेल अकाउंट and sale book. Which is a subsidiary book? Which is an account? Which is made in ledger? Which tells only credit transaction? Which tells both? Which goes in trial? Sales. And which goes from book subsidiary book to a ledger account? Sales book. Are you clear? तो सेल्स बुक तो अकाउंट में जा रही है, बट कैश बुक कहाँ गई थी? ट्रायल में। इसलिए कैश बुक को क्या बोला था? प्रिंसिपल बुक। आर यू एबल टू मेक सम सेंस व्हाट वी आर डूइंग? मैं तुमको यकीन से कह सकती हूँ, तुम्हारे स्कूल के 90% बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं होगी ये कौन सी चीज़ किधर जा रही है। एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड क्या करना भैया नंबर आ जाए। नहीं, ये क्लैरिटी प्राइम इंपॉर्टेंस है, नहीं तो 12th में निपटोगे। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है अभी किसी को लिमिटेड इम्पैक्ट पड़े, किसी के स्कूल का पेपर बहुत ही ईजी आए, तो जो अपन ने अभी डिस्कस किया उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, परंतु वो बाद में सब समझ में आ जाएगा क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया सेल्स बुक। अब जर्नल प्रॉपर। जो एंट्री कहीं भी नहीं जाती वो कहाँ आती है? जर्नल प्रॉपर। तो मैंने आपको जो ब्रह्मास्त्र की शीट्स दी हैं उसमें हर चैप्टर के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको फाइनल पेपर के पहले स्कूल के करके जाना है। उसमें जर्नल में ये जर्नल प्रॉपर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जर्नल प्रॉपर की एक एक एंट्री पता होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में जर्नल के क्वेश्चन में जनरली जर्नल प्रॉपर ही पूरा उठा के दे देते हैं, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन सुनिएगा। ओपनिंग, एंट्री, क्लोजिंग, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन। ठीक है, व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? पिछले साल का 31 मार्च, इस साल का 1 अप्रैल के अकाउंट्स बनेंगे कि नहीं? तो बस लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से इस साल के जर्नल की शुरुआत करने को कहते हैं ओपनिंग एंट्री। वेरी वेरी सिंपल। प्लीज टेल मी, अगर एक बैलेंस शीट है तो उसके एसेट साइड वाले जर्नल एंट्री में कहाँ जाएंगे? डेबिट। और सारे लाइबिलिटीज़ वाले कहाँ जाएंगे? क्रेडिट। और एंट्री टैली हो जाएगी। बाय चांस एंट्री टैली ना हो तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है। गिव द जर्नल एंट्री इन जर्नल प्रॉपर टू क्लोज देयर बुक्स। तो बुक्स क्लोज करने का भी होता है और बुक्स ओपन करने का भी होता है और ट्रांसफ़र एंट्री भी होती है। तो ओपनिंग एंट्री इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं आपको एक चैप्टर में पहले ही करा चुकी थी। अभी मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे ओपनिंग एंट्री करके बताओ। रजिस्टर खोलो जल्दी से फटाफट, ओपनिंग एंट्री करके दिखाओ। बात बंद।
फास्ट, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। शांत हो जाओ मेरे बच्चे, ओपनिंग एंट्री करके दिखाएंगे। ओके, सारे एसेट्स को क्या कर दूं बेटू? डेबिट। सारी लायबिलिटीज को और कैपिटल अकाउंट को क्या करने हैं? क्रेडिट। क्या अपनी एंट्री का डेबिट और क्रेडिट टैली हो गया बेटू? अभी तो टैली हो गया, फर्ज करो नहीं टैली होता, क्रेडिट शॉर्ट या कम होता, क्या करते? नहीं, कैपिटल रिजर्व। अगर ओपनिंग एंट्री में कम होता है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड तो उसमें सस्पेंस यूज़ नहीं होता, वो क्लोजिंग एंट्री में होता है। सस्पेंस अगर यहाँ पर अगर हो गया तो लिखो, अगर क्रेडिट शॉर्ट है तो कैपिटल रिजर्व। हिंदी में लिख लेना, अगर ओपनिंग एंट्री में क्रेडिट शॉर्ट है, कम है तो कैपिटल रिजर्व, और डेबिट शॉर्ट है तो गुडविल। बिल्कुल फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट बात है ये। हम बात अभी ओपनिंग एंट्री की कर रहे हैं, ना कि क्लोजिंग एंट्री। इस रिवीजन में हम वो सारे पहलू उठा रहे हैं जो आपको यूजुअली दिमाग में नहीं आते, तो वो 100 नंबर वाला मटेरियल नहीं है। क्या मैं क्लियर हूँ? मतलब कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ूँ कि ओपनिंग एंट्री सबको बन जाएगी? हाथ उठाएं, कितनों को बन जाएगी ओपनिंग एंट्री? क्रेडिट शॉर्ट है तो, डेबिट शॉर्ट है तो, नोट कर लिया है इस बात को? ओके, अब आते हैं अपन क्लोजिंग एंट्री। नाउ आप सबको पता है, और नहीं पता है तो अभी सुन लीजिए, साल के आखिरी दिन क्लोजिंग एंट्री होती हैं। जब हम शुरू में ये चैप्टर पढ़ रहे थे तब आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ा था। तब आपको ये नहीं पता था कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है, P&L में क्या जाता है। यू वर नॉट श्योर दैट टाइम। तो उस वक्त मैं आपको ये बताती तो यू वुडंट प्रॉब्ली अंडरस्टैंड, बट नाउ यू नो वेरी वेल कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे फैक्ट्री रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स जाती हैं। बोलिए हाँ या ना। और P&L अकाउंट में सारे ऑफिस रिलेटेड इनडायरेक्ट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जाते हैं। बोलिए हाँ या ना। ऑल्सो आपको पता है कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है। सिमिलरली सो यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट में एक्सपेंस और इनकम आता है। तो अब आपको कितना सिंपल सोचना है, देखिए क्वेश्चन में हमें कुछ फिगर्स दिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। 99% स्कूल्स में ये वाली एंट्री आएगी, क्लोजिंग एंट्री 99% स्कूल्स में। सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। सो फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, आपने दिमाग लगाया ये एसेट है कि लायबिलिटी? अब आपको पता है कि एसेट बैलेंस शीट में जाता है तो ये क्लोज होगा ही नहीं। तो द रूल इज पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड। We go back to chapter number 6. All the liabilities are personal account. All the things that represent a person are personal accounts. All the assets except debtor are real account, and debtor is treated as a personal account. Both these are not closed. So what is closed? Nominal accounts. So nominal accounts means all the income and all the expense. So you know very well कि nominal पे चलना है. So this is not closed, this is not closed. बोलिएगा. Now you tell me. Freehold, asset, liability, expense, income. Plant and machinery. Sundry debtor. Purchases.
अब परचेज आपको पता है ट्रेडिंग का आइटम है कि पीएनएल का, और आपको पता है कि परचेज का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है कि क्रेडिट। तो जो डेबिट होती है चीज़ वो क्लोज कैसे होगी? क्रेडिट करके, हाँ या ना? तो बताओ, अगर ये क्रेडिट करना है मुझे टू परचेज, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करूँगी? ट्रेडिंग अकाउंट। हो गई एंट्री? क्या क्या सोचना पड़ा बताओ? पहले तो सोचना पड़ा कि एक्सपेंस है कि इनकम। कितने लोगों को एक्सपेंस इनकम देखना आ गया है? हाथ तो ऊंचे उठाओ यार, भगवान ने हाथ दिए सबको, हाथ नीचे करो। उसके बाद किसको ये समझता है कि ये ट्रेडिंग में जाएगा कि पीएनएल? हाथ फिर से उठाओ। गुड। उसके बाद ये और समझ लो कि जो चीज़ डेबिट होती है वो क्रेडिट होके क्लोज होती है। तो भैया ये इसको मैंने क्रेडिट करा, ये हो गई क्रेडिट, और ट्रेडिंग में जाके उसको क्लोज किया। समझना ही पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप बताओ, परचेज इज एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट। डेबिट वाली चीज़ क्लोज कैसे होगी? और कहाँ भेजना है? तो बस ये एंट्री हो गई। यही आएगी सबके स्कूल में भाई, क्लोजिंग एंट्री। जिस किसी को नहीं समझ में आएगी वो 100 का दावेदारी नहीं है, रेस से ही बाहर है। अब अगला, सेल्स एक्सपेंस है कि इनकम? इनकम का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? क्रेडिट चीज़ को क्लोज कैसे करेंगे? डेबिट करके। तो अगर सेल्स को मैंने डेबिट करा है तो सेल्स कहाँ जाती है? तो एंट्री क्या होगी? सेल्स टू ट्रेडिंग। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि क्या करना है? ओके। अब जब अपन पिक एंड चूज कर लेंगे कि ट्रेडिंग के कौन से आइटम है और पीएनएल के कौन से, तो कंबाइंड एंट्री भी हो सकती है। अभी फिर से घुसते हैं अपन। डिस्काउंट डेबिट एक्सपेंस। डिस्काउंट पीएनएल का आइटम है कि ट्रेडिंग का? डिस्काउंट डेबिट है कि क्रेडिट? क्लोज कैसे करें? एंट्री क्या बनाएं? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। आ गई बात समझ? डिस्काउंट क्रेडिट, इनकम है कि एक्सपेंस? बैलेंस क्रेडिट है कि डेबिट? क्रेडिट को क्लोज कैसे करते हैं? और ये कहाँ जाता है? ट्रेडिंग पीएनएल। तो एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। कितने लोगों से बन गई? देखो बात समझ में आ गई तो सरल है ना। आगे, सन्ड्री क्रेडिटर एसेट है कि लायबिलिटी? इनकम एक्सपेंस? तो क्लोज नहीं होगा। बैलेंस शीट आइटम क्लोज नहीं होते। बैलेंस शीट आइटम क्लोज? कैरिएज इनवर्ड एसेट है कि लायबिलिटी? एक्सपेंस इनकम? डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस? ट्रेडिंग आइटम पीएनएल आइटम? क्लोजिंग की एंट्री बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरिएज इनवर्ड। कितने लोगों की बत्ती जल गई? ओके। कैरिएज आउटवर्ड एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम? पीएनएल ट्रेडिंग? डेबिट क्रेडिट? कैसी एंट्री क्लोज करूं? पीएनएल डेबिट टू कैरिएज इनवर्ड आउटवर्ड। सॉरी। फर्नीचर तो क्लोज? वेजेस कहाँ का? डेबिट क्रेडिट? क्लोज कैसे करूं? ट्रेडिंग टू वेजेस। कितने लोगों से बन गया? तो बन रही सबको क्लोजिंग एंट्री? हाँ, दे आर पर्सनल एंड रियल अकाउंट एंड दे आर नॉट क्लोज, दे आर ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। बैड डेट, बैड डेट एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम? डेबिट क्रेडिट? पीएनएल ट्रेडिंग? एंट्री बोलो। पीएनएल टू बैड डेट। ऑनलाइनर्स बत्ती जल रही है कि नहीं जल रही है रे? सैलरी? डेबिट क्रेडिट? पीएनएल ट्रेडिंग? एंट्री बोलो। वेरी गुड। कमीशन के बाजू में लिखा है क्रेडिट। एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम? जर्नल एंट्री टू क्लोज? कमीशन डेबिट टू पीएनएल। वेरी गुड। कैपिटल अकाउंट? बिल्स पेबल? बिल्स रिसीवेबल? ट्रेड एक्सपेंस? ट्रेडिंग पीएनएल? पीएनएल, पीएनएल, पीएनएल। जर्नल एंट्री? पीएनएल टू ट्रेड।
राम जी का लोन अकाउंट, लाइबिलिटी, नॉट क्लोज्ड। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, कितने लोगों की बत्ती जल गई? तो ये होती है क्लोजिंग एंट्री। ऐसे जब आप पहचान लेते हो तो ऐसे इकट्ठे आप छांट के ऐसे कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? सारे पीएनएल के एक साथ लिख दिए। तो पहले अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या क्या आइडेंटिफाई करोगे कि ट्रेडिंग में कौन सा जाएगा और पीएनएल में कौन सा जाएगा, और कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है, तो उससे ऐसी एंट्री हो जाएगी। कितने लोग इसको कर लेंगे? ये मैं तुम्हें स्लाइड भेजूंगी क्योंकि तुम्हारा टेस्ट है ना आज, तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दे रही हूँ, बट मैंने तुम्हें क्लोजिंग एंट्री बता दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजर क्लासेस हैं बच्चों। साल भर तुमने गिल्ली डंडा खेला है, असली अकाउंटिंग तो यहाँ समझ रहे हो कि हो क्या रहा है, कौन सी चीज़ किधर से किधर जा रही है। चलो आगे आते हैं। ट्रांसफ़र एंट्री। ट्रांसफ़र एंट्री का मतलब होता है जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है उसको हम कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वेरी सिंपल। तुम्हें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग का आइटम है कि पीएनएल? तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में भी आता है और पीएनएल में क्रेडिट साइड भी आता है, हाँ या ना? तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट को अगर ट्रेडिंग से पीएनएल भेजना है तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंट्री है जो बत्ती को बुझा देता है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में भेजना है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंट्री। लिखेंगे सब लोग ये एंट्रीज, लिखिए लिखिए। ट्रांसफर एंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग टू पीएनएल, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब तैयारी 100 नंबर की हो रही है। हो सकता है किसी के स्कूल में ये लेवल टच ही ना हो, बट हमें तो तैयार रहना है ना। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 32,000 फ्रॉम ट्रेडिंग टू पीएनएल, जर्नल एंट्री लिखो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, ट्रेडिंग डेबिट टू पीएनएल, ट्रेडिंग टू पीएनएल। बहुत ही मज़ेदार एंट्री होती है, याद नहीं आती है स्कूल में। तुम्हें कैसे याद रहेगी? प्रॉफिट जो है एक क्रेडिट आइटम होता है और हम उसको पीएनएल में भेज रहे हैं, बस इसलिए पीएनएल को क्रेडिट किया है और कोई तर्क नहीं है। प्रॉफिट एक क्रेडिट आइटम होता है और पीएनएल को क्रेडिट करके हम उसका प्रॉफिट पार्ट बढ़ा रहे हैं, बस ये तर्क है। व्हाट्स द जर्नल एंट्री? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। क्या कराया इसमें हमने? ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से पीएनएल में लाया। ओके। सेकेंड, नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। बताओ प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होता है कि कम होता है? तो लॉजिक बताओ, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं कि क्रेडिट? तो तुम एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए? वेरी गुड, पीएनएल टू कैपिटल। लिखो एंट्री। हिंदी में प्रॉफिट को भेज रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट बढ़ता है जब प्रॉफिट मिलता है तो आदमी को, इस वजह से ये एंट्री ऐसी होगी। चलो चलो रे। थर्ड ओके ओके। श्री शंकर साहा ड्रॉज 10,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। जब कोई कैपिटल से पैसे लेता है उसे बोलते क्या हैं? उससे कैपिटल बढ़ता है कि कम होता है? जब कम होता है तो कैपिटल क्रेडिट होगा कि डेबिट? जब कैपिटल डेबिट हो गया तो दूसरी चीज़ क्या होगी? तो एंट्री लिख लो फटाफट। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ये क्वेश्चन था, ये उत्तर है। भाई तुम्हें रिवीजन में मजा कुछ आ रही है कि नहीं आ रहा है? कि हम सिर्फ डेली डंडा खेल रहे हैं?
आ रही है, मजा आ रही है, नंबर भी लिया ना। चलिए, परचेज रिटर्न प्लस IGST 12%। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। परचेज का मतलब हमने इस सामान को पहले खरीदा था, तब हमको इनपुट IGST मिला था, वो हमारा एसेट था। या तो you'll have to be quiet. You'll have to be quiet, please. I can hear some humming and it's disturbing me. जब हमने पहले सामान खरीदा था तो उसके साथ हमने इनपुट IGST दिया था, विच वॉज आवर एसेट। अब हमने गुड्स खोल के देखे, वो हमारे स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं थे, तो वी रिटर्न दोज गुड्स। तो हमारी जो परचेज रिटर्न होती है ये क्रेडिट होके ख़त्म करते हैं। तो हमारा ये जो एसेट था ना, ये भी अब हमारा एसेट नहीं बचा, तो इसको भी क्रेडिट कर देते हैं, एज सिंपल एज दैट। और जिससे ख़रीदा था पहले वो व्यक्ति हमारा क्रेडिटर था, अब हमने उसको गुड्स वापस कर दिए, तो अब उसका अकाउंट भी क्लोज रिवर्स कर देंगे। तो क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट IGST। फिर से सुन लो एक बार। हमने जब गुड्स खरीदे थे तो हमने GST दिया था, इनपुट IGST उसको कहते हैं। जब हम खरीदने पे GST देते हैं तो वो हमारा एसेट होता है। एसेट क्यों होता है? क्योंकि हम गवर्नमेंट को जब सेल्स पे से GST देना होता है उसको कम करने को मदद करता है, इसलिए वो एसेट होता है। अब हमने गुड्स ही वापस भेज दिए तो एसेट भी ख़त्म हो गया, गुड्स भी ख़त्म हो गए, तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट हो जाती है और उसका IGST भी क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि अब वो हमारा एसेट नहीं बचा। तो जिन लोगों को GST बहुत सताता है वो लिमिटेड ये 2-3 एंट्रीज कर लें और चिल करें, ज़्यादा लोड न लें। पे क्वेश्चन सुन लिया क्या है? क्वेश्चन सुन लिया, स्लाइड्स तो भेजूंगी, अब इसका आंसर सुन लो। कैश अकाउंट डेबिट या फिर क्रेडिटर का नाम। उधार में खरीदा था तो क्रेडिटर, नहीं तो कैश। परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया और इनपुट IGST को भी क्रेडिट किया। लिखो लॉजिक। अब ये हमारा एसेट नहीं रहा, परचेज रिटर्न हमारा एक्सपेंस कम हो गया। क्रेडिटर भी डेबिट हो सकता है क्योंकि उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, और कैश ट्रांजैक्शन था तो सामने वाले ने हमको कैश वापस दे दिया। मैं तुम्हें स्लाइड्स भेजूंगी, कर लेना उसको एक बार ध्यान से। दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर फुल मार्क्स, दिस इज वेरी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट डिस्कशन। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। लॉजिक सोचो, पहले हमने गुड्स बेचे थे, अब सामने वाले ने हमें वापस कर दिए, तो हमारी इनकम कम हो गई। इनकम कम हो गई तो सेल रिटर्न क्या होगी? डेबिट। हमने अपने कस्टमर से GST लिया था या कलेक्ट किया था और ये हमारी लाइबिलिटी थी। अब हमने उसने गुड्स ही वापस कर दिए तो हमारी लाइबिलिटी भी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न डेबिट, आउटपुट जो भी है CGST, आउटपुट SGST टू जो भी हमारा कस्टमर था, टू कस्टमर। लॉजिक क्लियर हो गया? नहीं तो रिपीट कर लेना। नो, बिकॉज दे आर अलग अलग अकाउंट, दे डू गो टू अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? फिर से सुनो। सेल पहले हमारी कौन थी? इनकम। अब हमारे कस्टमर ने वापस भेज दिया तो हमारी इनकम क्या हो गई? इनकम कम होती है तो आप सेल को उल्टा करोगे कि नहीं? तो सेल रिटर्न डेबिट होगा। ये सबको स्टोरी क्लियर है? जब हमने गुड्स बेचे थे तो हमको सामने वाले से GST मिला था जो हमें सरकार को देना था। अब गुड्स ही वापस कर दिए उसने तो हमें भी सरकार को कुछ नहीं देना, तो हम अपनी लायबिलिटी क्या कर रहे हैं? डेबिट। इसलिए ये एंट्री हुई।
ज़्यादा जीएसटी में मत घुसो, जितना बोल रही हूँ उतना कर लो। रिवीजन में जितना जीएसटी बीच में आया है उतना करो, दैट्स सफिशिएंट। 12th में जीएसटी नहीं है। ये मैं तुम्हें स्लाइड भेजूंगी, तुम लोग इसको लिख लेना। ये हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसफ़र एंट्रीज। अब इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग जर्नल के साथ पढ़ चुके थे। दिस इज़ योर होमवर्क, ऑल ऑफ यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप ये करेंगे, हाँ या ना? आई विल बी सेंडिंग दिस स्लाइड टू यू। आप एडजस्टमेंट एंट्री इसमें से रीड करेंगे, दैट्स ऑल। लास्ट स्लाइड है, ओनली वन स्लाइड, ओके। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।